हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी केमिकल रिएक्शन द्वारा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ओके, जैसा कि आप बैटरियों में देखते हैं, ठीक। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो तुमको इलेक्ट्रिसिटी देके हम क्या करते हैं, कराते हैं ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। तो भाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, अब देखिए जो गैल्वेनिक सेल है इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन अपने आप होते रहते हैं। अपने आप केमिकल रिएक्शन होगा, उससे हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन अपने आप होते रहते हैं, यानी कि रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो केमिकल रिएक्शन अपने आप होते रहते हैं और क्या मिलता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसका कैसा होता है, गैल्वेनिक सेल का स्पॉन्टेनियस होता है। जो स्पॉन्टेनियस है केमिकल रिएक्शन, तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो गैल्वेनिक सेल की डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ओके, बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो इसको हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जाके ये रिएक्शन होता है। यानी केमिकल रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो रहा है, इसको हम करा रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है इससे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में बात करते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, याद कर लीजिए जो गैल्वेनिक सेल होता है इसके लिए आपको ट्रिक याद करना होगा। गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड जो होता है निगेटिव होता है, ठीक। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। तो इसको ट्रिक बनाया है मैंने जीसीपी। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होता है, कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसको सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए, जीसीपी। गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप सीधे याद कर सकते हैं। तो यदि कैथोड क्या पॉजिटिव है गैल्वेनिक सेल में, तो एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका जस्ट उल्टा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इसमें जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड्स होगा, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड्स कैसा होगा, निगेटिव होगा, जबकि एनोड्स वाला इलेक्ट्रोड्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप सिंपल से जीसीपी याद कर सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है पॉजिटिव। ओके, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो पर याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको ये पता होगा तभी आप समझ सकते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखो आपको दूसरा ट्रिक आपको ये भी याद करना है, ओए ओए ओए, आप बोलते हैं ना ओए, तो ओए याद करना है ट्रिक। ओए का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे हमेशा। या जैसा भी सेल हो इसमें ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा। तो ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे। यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन यहाँ भी होगा, कैथोड पे यहाँ भी रिडक्शन होगा। ओके, तो ये फिक्स है, आप सिंपल से याद कर लीजिए, ओए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, चाहे जैसा भी सेल हो। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ओके, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले याद कीजिए आप। ओके, देखिए ये गैल्वेनिक सेल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ओके, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं, ठीक। एनोड का अलग कंटेनर हम लेते हैं, कैथोड का अलग कंटेनर लेते हैं, ठीक। तो मैंने बोला था एनोड में, आपको याद मैंने कराया था जीसीपी, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड्स होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एनोड का इलेक्ट्रोड्स कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड्स कैसा होगा, पॉजिटिव, एनोड का इलेक्ट्रोड्स निगेटिव। इन दोनों को हम कैसे जोड़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम इनको जोड़ देते हैं आपस में। ओके, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। और मैंने एक और ट्रिक आपको याद कराया था। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन इसलिए कहाँ से निकलेगा, निगेटिव से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकल के कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, ठीक। तो आपसे नीट में कई बार पूछ भी सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, तो एनोड से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, एनोड से निकलेगा। ओके, इसलिए यदि मान लीजिए आपसे करंट का डायरेक्शन पूछा तो करंट का डायरेक्शन कैथोड से पॉजिटिव, कैथोड से एनोड की ओर होगा, ठीक। एक करंट का डायरेक्शन आपसे पूछते हैं तो कैथोड से एनोड होगा। तो आप सिंपल वाले ये वाला याद कर लीजिए, एनोड नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपसे पूछेगा, ये पूछेगा तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी याद कर लीजिए, ठीक। तो ये है पूरा गैल्वेनिक सेल का सेटअप। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसमें क्या होता है, एक ही कंटेनर होता है, इसमें कोई हम सॉल्यूशन डाल देते हैं और उसको हम क्या कराते हैं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको रिएक्शन करा के हम प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनोड पे इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ क्या होता है कैथोड पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक।
जिसको हम आगे आपको डिस्कशन करेंगे कौन कहाँ पे इकट्ठा होगा, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको, ठीक। तो एनोड पे कुछ चार्ज आके इकट्ठा हो जाएंगे, कैथोड पे कुछ चार्ज आके इकट्ठा हो जाएंगे, उनको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यही है मेथड, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम यूज करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि हमेशा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये आपको याद करना है, ठीक। तो ये है दोनों का सेटअप, आपको ये भी देखते चलना है आपको। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक। तो अब पूरा हम गैल्वेनिक सेल के बारे में ही पूरा डिस्कशन करेंगे, ओके। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी इसके बारे में बहुत लंबा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल के बारे में, सभी ईएमएफ ईएमएफ निकालेंगे और बहुत से नष्ट इक्वेशन ये सब हम पढ़ेंगे इसी में गैल्वेनिक सेल में ही, ओके। अब देखिए हमने आपको बोला था कि जो गैल्वेनिक सेल है अलग अलग कंटेनर में होता है, ठीक। एनोड का अलग कंटेनर होता है, कैथोड का अलग कंटेनर होता है, ठीक। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दोनों अलग अलग कंटेनर में होते रहते हैं, ठीक। वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से क्या होता है, पोटेंशियल हमको मिलता रहता है, ठीक। देखिए जो एनोड है या कैथोड है इसको हम हाफ सेल बोलेंगे, ठीक। ये भी हाफ सेल है, दो हाफ सेल को मिला के जो हम सेल रिएक्शन लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सब बात करते हैं सेल रिएक्शन के बारे में, सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे एनोड की वैल्यू देगा, यहाँ कैथोड की वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिखा है, जो जिंक है क्या Zn2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो जिंक है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिंक जो है 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ये बताता है ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑलरेडी आप रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। यदि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो अब अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, ठीक। दूसरा देखिए कॉपर, यहाँ पे क्या है, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बन गया, कॉपर में सॉरी मतलब कॉपर 2 है, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला गया, कॉपर में चला गया। तो देखिए यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका और कॉपर किस में चला गया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, घट रहा है, यानी क्या है, रिडक्शन है, ठीक। तो यदि या तो आपको कभी ऐसे ऐसे दोनों अलग अलग दे सकता है, या तो केवल सेल रिएक्शन पूरा पूरा आपको दे सकता है, ऐसे भी करके देख सकता है। आपको कभी कभी ये पूछेगा, ठीक, या ये भी दे के हमको ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो चलिए हम पूरा सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जिंक है, जिंक ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक और इधर क्या है, 2 कॉपर, जिंक +2 कॉपर हो जाएगा, कॉपर 2+, और इधर ब्लैक इधर क्या हो जाएगा, एरो का साइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Zn2+ यहाँ बचा है और क्या बता है, कॉपर बचा है। तो यही आपको सेल रिएक्शन पूरा बन जाएगा। पर आपको ये आप फॉर्म में पूछेगा सेल रिएक्शन या इस फॉर्म में देगा, तो हमेशा देखिए जो जिंक है क्या है, हमेशा इधर ऑक्सीडेशन लिखते हैं, इधर ऑक्सीडेशन लिखते हैं, इधर लिखते हैं रिडक्शन, ठीक। इधर ऑक्सीडेशन लिखते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या लिखते हैं, रिडक्शन लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप देख भी सकते हैं, या तो कभी यही इक्वेशन आपको दे दिया, यहाँ देखिए जो जिंक है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इधर भी हम जिंक वाला लिखेंगे। तो Zn किस में जा रहा है, Zn2+ में जा रहा है, तो यहाँ पे आप सीधे से लिख दीजिए, जो जिंक है किस में जा रहा है, जिंक +2 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू लिखेंगे। बीच में 2 लाइन खींचते क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट ब्रिज को दिखाता है, ठीक, मतलब सॉल्ट ब्रिज को ये बताता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो कॉपर है, कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर में। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर में, ओके। ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये सेल का रिएक्शन लिखने का तरीका, ओके। तो आई होप कि ये सब तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल। तो नाम से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इसे ही कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड का इलेक्ट्रोड्स होता है, कैथोड का इलेक्ट्रोड्स होता है। तो इसे एनोड का अलग पोटेंशियल होगा, कैथोड का अलग पोटेंशियल होगा। ये दोनों का मिल के हमको क्या मिलता है कि यहाँ पे सेल के पास पोटेंशियल मिलता है टोटल, ओके। तो इसी जो इलेक्ट्रोड्स है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। जो हमको पोटेंशियल इसका मिल रहा है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इनके जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इसके कारण जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल, ठीक। तो इनके चार्ज के सेपरेशन से हमको जो पोटेंशियल हमें मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको E0 से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो क्या होता है, जब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या ले लें, 1 ml ले लें। जो सॉल्यूशन है इसको क्या ले लें, इसका कंसंट्रेशन कितना ले लें, केवल 1 ml, 1 मोलर। जब 1 मोलर कंसंट्रेशन इसका ले लेंगे दोनों सॉल्यूशन का, ठीक। और टेम्परेचर हम क्या रखते हैं, 298 केल्विन, यानी तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम के टेम्परेचर पे 1 मोल कंसंट्रेशन हम लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस टाइम को जो पोटेंशियल मिलता है उसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ओके। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है, हम 1 मोलर कंसंट्रेशन कितना ले लें, 1 मोलर ले लें, ठीक। और जो टेम्परेचर कितना कर दें, 298 केल्विन कर दें, तो हमको जो पोटेंशियल उस टाइम हमें मिलेगा उसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ओके।
अब बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो पूरे सेल का ईएमएफ क्या होगा, यानी जो यहाँ पे हम पूरा सेल है इसका ईएमएफ क्या होगा। हमने अभी देखा अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल के बारे में देखा, इसका अलग पोटेंशियल देखा, इसका अलग पोटेंशियल देखा। तो देखिए हमको अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हमको पता था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा उसके बारे में। और हमें जो सेल में पूरा पोटेंशियल मिलेगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का, यानी एनोड और कैथोड दोनों के कार्य जो हमें इस सेल में पोटेंशियल मिलेगा उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, तो सिंपल से याद कर लीजिए ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा रेडॉक्स के फॉर्म में आपको याद करना है। ठीक, आगे का 2 फॉर्मूला ये भी मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, केवल इसी के फॉर्म में आपको याद करना है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही क्या होता है, ई सेल। ठीक, ईएमएफ ऑफ सेल होता है। ठीक, तो देखिए हमेशा हमको रिडक्शन के फॉर्म में याद करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन इसको हम जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इसी की वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये इधर माइनस तो है ही, इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा। ठीक, तो बस माइनस लग जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो आपका जो नया सेल की फॉर्मूला बनेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये क्या प्लस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो जब ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है तो ऐसे कर देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये आपको, लेकिन हमेशा आपको इस फॉर्म में याद करना है, दोनों याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्यों मैं अब यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस भी किया, इसको नहीं याद करना है, सिंपल से बस ये याद करना है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है ये पहले देख लीजिए। रेडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो हमेशा इस फॉर्म में आपको देगा, जो ईएमएफ होगा ऐसे देगा, Li प्लस जो जाएगा Li में जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका रिडक्शन होगा। देखिए लिथियम जो प्लस है इसमें क्या इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, लिथियम में बदल रहा है, यानी देखिए यहाँ पे प्लस में था, अब क्या हो गया, जीरो में चला गया, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमेशा आपको रिडक्शन वाला पोटेंशियल यदि देगा तो इसी फॉर्म में देगा, तो ही आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला यहाँ पे मैं दिखा दूँ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तभी ये लगेगा। ओके, तो ये वाला याद कर लीजिए। तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, देखिए जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला गया, के प्लस जो है किसमें इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला गया, के में चला गया। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी एक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम में गया, यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम 2 प्लस में। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इसी फॉर्म में देगा तो ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिए नीट 2013 क्वेश्चन, इसको करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। तो हमने ये तो देख लिया कि हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखना होता है। ठीक, तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे नीट का, ये 2013 क्वेश्चन है, क्या है, एक बटन सेल यूज इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। तो कोई बटन सेल इसको वॉच में यूज किया जाता है, इसका फंक्शन इस तरह है, दिखा है सेल का। ठीक, इसमें क्या जिंक है कि जिंक प्लस 2Ag2O प्लस O2 जो है रिएक्ट करके क्या बना है, 2Ag प्लस जिंक 2 प्लस 2OH बना रहा है। इफ द हाफ सेल पोटेंशियल है, यदि हाफ सेल का पोटेंशियल हमको दिया है दोनों का। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, जो जिंक है हाफ सेल का हमेशा आपको पोटेंशियल देखना होगा। ठीक, तो इसमें जिंक क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया, जिंक में गया। ठीक, और इसका ईएमएफ हमको दे दिया कितना, माइनस 0.76 वोल्ट दिया। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रहा है, सही है, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए ही हमेशा। तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल ना दिया तो हमेशा देख लीजिए, यहाँ देखिए जिंक प्लस 2 में जिंक में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, तो सही दिया है, हमको कोई दिक्कत नहीं, चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए Ag2O जो है, Ag2O जो है क्या H2 से रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, Ag में बदल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Ag क्या है, +1 में है, ये किस में चला गया, 0 में चला गया। तो यहाँ भी क्या है, रिडक्शन वैल्यू ही दे रहा है, तो कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं Ag क्या है, +1 में, ऑक्सीडेशन यहाँ 2 है, तो Ag2 क्या है, +2 हो जाएगा, एक Ag की बात करते क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो एक Ag क्या है, +1 में है, और जो किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ का ईएमएफ को हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ का भी ईएमएफ हमको सही से दे दिया है। ठीक, तो यहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में ही आपको देखना होगा, यदि नहीं दिया तो उसको उल्टा करना होगा। ठीक, उल्टा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है। ठीक, हमेशा देखना होता है। तो देखिए हमें ये भी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में दिया, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। ठीक, अब इसमें पहचाने कैसे कौन कैथोड है कौन एनोड है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है पहचाना। तो सिंपल सा एक, ये तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया है, इस सेल रिएक्शन नहीं देता तो आपको पूरा सेल रिएक्शन लिखना होता, तो आप पहचानते कौन एनोड है कौन कैथोड है। ओके, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको सेल रिएक्शन दे दिया है। ठीक, यदि ना दिया हो तो उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए इस रिएक्शन में क्या है, जिंक जो है +2 में जा रहा है, जिंक जो है Zn +2 में जा रहा है, यानी क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, एनोड है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है OA मैंने याद किया था, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी क्या है, एनोड है जिंक।
तो जिंक क्या है, जिंक वाला जो रिएक्शन है क्या है, एनोड है। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं जिंक है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहाँ जो इसका देखिए Ag2O है यानी प्लस में है, Ag प्लस वाले में किस में चला गया, Ag में चला गया, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो यानी ये क्या है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, यानी ये क्या है, कैथोड है। तो पहला तो तरीका ये है कि पूरा सेल रिएक्शन देखो कौन एनोड कौन कैथोड है। एक तो सिंपल तरीका मैं ये बताऊंगा, आप तुरंत चुटकियों में समझ जाओगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। ओके, तो मैं आपको बताने वाला उसको कहीं आप साइड में ट्रिक बना के लिख लीजिए या कहीं नोट्स में बना के आप चिपका लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जिसका EMF ज़्यादा, आप पहले हमेशा रिएक्शन पोटेंशियल पहले चेंज कर लीजिएगा। रिएक्शन पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, देखिए आपने रिएक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया है ना, तो जिसकी वैल्यू रिएक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा होगी, ओके, वो क्या होगा, कैथोड। आप सिंपल से याद कर लीजिए, जिसका रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वही कैथोड होगा। आपको पता होगा कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिएक्शन होता है, इसलिए इसके रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक, तो इसे याद कर लिए, सिंपल ट्रिक है कि जिसके रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा इन दोनों में से वही क्या है, कैथोड है। तो जिसके रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वही है कैथोड। मैं 3 बार बोल चुका अब तक, एक बार और बोल दे रहा हूँ कि जिसके रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वही कैथोड है, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जिसका रिएक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहा है यानी उसी पे रिएक्शन हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा रही। तो सिंपल से ट्रिक है, आप एक फंडा इसको याद कर लोगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम चुटकी में पहचान जाओगे। क्योंकि अभी जो 2022 में क्वेश्चन आया था उसमें सेल का रिएक्शन नहीं दिया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कौन कैथोड है कौन एनोड है, पर मुझे अपना सर का ट्रिक याद था इसलिए मैंने कर लिया। तो यदि आपको सेल रिएक्शन नहीं दिया होगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो आप सिंपल से याद करिए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी EMF की वही क्या होगा, कैथोड होगा। ओके, तो मैंने इतना बार बोल दिया। तो ये है आपका कैथोड Ag वाला, और जो जिंक वाला है वो क्या है, एनोड है। बस सिंपल सा वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। तो देखिए क्या होता है, जो EMF ऑफ सेल होता है क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखिए कैथोड है क्या आंसर, ये 0.34 है। ठीक, एनोड क्या है, -0.76 है, तो माइनस 0.76 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब प्लस 0.76 और प्लस 0.34, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 मतलब 1.10 वोल्ट आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो आप ऐसे ही कीजिएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा वही कैथोड, फिर से मैं बोल दिया हूँ। ठीक, तो आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारा, D 1.10 वोल्ट। तो एक बार फिर से बोल दूँ, जिसका EMF की वैल्यू ज़्यादा, रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा वही कैथोड। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, जो इसी बार का क्वेश्चन आया है। क्या है, गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन। तो इसमें क्या है, हाफ सेल रिएक्शन दिया है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, MnO4 माइनस जो है +2 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन जो चला जा रहा है Mn2 प्लस में क्या है 4H2O बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो MnO4 यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, Mn का 7 हो गया, क्योंकि 4 4 8 हो गया, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पे 7 है, और जबकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, आपको साफ साफ दिखा दे रहा है। तो यानी रिएक्शन हो रहा है, तो यानी ये वाला फॉर्म देना हो चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया, देखिए यहाँ पे ये उल्टा दे दिया था। उल्टा क्या दिया कि Mn2 प्लस, यहाँ पे हमको रिडक्शन की वैल्यू, ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे दिया। देखिए Mn2 प्लस Mn7 प्लस में जा रहा है। ठीक, तो उल्टा दे दिया, हमको ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दे दिया। देखिए Mn2 प्लस किस में जा रहा है, Mn प्लस 7 में जा रहा है, 2 से 7 में जा रहा है, यानी क्या है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दी है। तो हमको रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करें, यानी MnO4 माइनस किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में, इसको रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे वैल्यू कितना दिया है, -1.001 वोल्ट दिया है, कितना दिया है, -1.510 वोल्ट दिया है। तो इसको आप उल्टा करेंगे, यानी रिएक्शन पोटेंशियल हमको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, प्लस 1.510 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, पहला तरीका बस यही है, आप तुरंत पहले ये देखिए कि हमको आपको रिएक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, बस आग बंद करके हमको हमेशा रिएक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, तो इसको हमने रिएक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दिया, तो ये आ गया। ठीक, दूसरा क्या है, हाफ O2 है, क्या 2H प्लस से रिएक्ट करके क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक, यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है ये किस में, 0 में है। देखिए ऑक्सीजन किस में, 0 में, और किस में जा रहा है, सॉरी ऑक्सीजन किस में, 0 में, और किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वैल्यू घट रही है, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू घट रही है, 0 से -2 में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 0 से -2 में जा रहा है, यानी रिएक्शन हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी सेम दिखा है, 0 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन वाली वैल्यू ही दी है। ठीक, 0 से -2 में जा रहा है, यानी रिएक्शन वैल्यू दी है। तो EMF क्या दिया हमको, रिडक्शन वाली वैल्यू दी है। तो इसका EMF जो होगा वही हम लिख देंगे। तो O2 जो है H2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो होगा वही होगा, क्योंकि रिडक्शन वैल्यू ही दी है, तो प्लस 1.223 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो दूसरा तरीका ये है कि, पहला तरीका ये है कि इन दोनों का सेल रिएक्शन आप पूरा लिखिए काट पाट के। ठीक, पहले इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और पूरा सेल रिएक्शन लिखिए, पहला तो ये है। और दूसरा सिंपल तरीका जो मैंने आपको ट्रिक बताया, जो जिसकी EMF की वैल्यू ज़्यादा वही है कैथोड, जिसकी EMF की वैल्यू ज़्यादा वही है कैथोड।
तो देखिए ये वाला जो EMF है इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो यही है कैथोड। ओके, देख सकते हैं, यानी ये जो MnO4 और Mn2 में जा रहा है वो क्या है, इसकी ये क्या है, कैथोड है। ठीक, आप यहाँ से मत कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक, आपको पहले यहाँ पे चेंज करना होगा तो ही आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको हमेशा पहले रिएक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों रिएक्शन फॉर्म है, तो जिसके इसका क्या है, रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यानी यही क्या है, कैथोड है। ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू ज़्यादा, ये कैथोड है, ये तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। तो आप ऐसे सिंपल कर सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, ये हर जगह आपका अप्लाई होगा, कहीं गलत नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं जो EMF ऑफ सेल हमको लिखना हो, कैसे लिखेंगे, रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कैथोड है कौन सा, ये वाला है, तो 1.010 है कैथोड, एनोड क्या माइनस 1.223 है। ठीक, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1.223 हो जाएगा। ठीक, अब इसको माइनस करोगे तो लगभग आएगा E बराबर 0.287 वोल्ट आएगा, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.287 वोल्ट आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमेशा EMF हमको एक ही में दिया ही है, देखिए दो में दिया, यहाँ पे माइनस में दिया, लेकिन हमारा प्लस में आएगा। ठीक, यदि प्लस में आया तो यानी सेल हमारा काम करेगा, यदि माइनस में आता तो हमारा सेल काम नहीं करता है। ठीक, तो हाँ यस, हमारा सेल वर्क करेगा। तो पहले क्या पूछा है, विल द पैरामैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वन एसिड। तो हमसे पूछा है क्या जो परमैग्नेट आयन है, विल द पैरामैग्नेट आयन, जो परमैग्नेट आयन है वो लिबरेट करेगा O2, क्या परमैग्नेट आयन O2 लिबरेट करेगा वाटर फ्रॉम वाटर से इन द प्रेजेंट ऑफ एन एसिड, इस एसिड के प्रेजेंट में क्या करेगा ये, तो आंसर है हाँ, क्योंकि जो EMF ऑफ सेल है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आपके 2022 का क्वेश्चन है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल एंड ग्रिफ फ्री एनर्जी। तो ग्रिफ फ्री एनर्जी एंड डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा अच्छा रिलेशन है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -NF E0 होता है। ठीक, तो यही रिलेशन डेल्टा G नॉट बराबर क्या होता है, -NF E0 होता है। यहाँ डेल्टा जी क्या है, ग्रिफ फ्री एनर्जी है। ठीक, और जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यही बताता है। एन क्या बताता है, कितना हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बताता है एन। जो एफ है ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 96500 कूलम होती है। तो एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 होती है। और ई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, EMF ऑफ सेल है। ठीक, और ई नॉट दे दिया, नहीं स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, अब देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा जी इज कांस्टेंट फॉर आयन चेन रिएक्शन। तो जिसमें आयन का चेंजिंग होता है ऐसे रिएक्शन में डेल्टा जी कांस्टेंट होता है। ठीक, तो डेल्टा जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर आयन चेन रिएक्शन। जैसे कि ये देखिए रिएक्शन दिखा है, इसमें आयन का केवल चेंजिंग हो रहा है। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा जी कांस्टेंट होता है। तो देखिए पहला वाला जो है इसमें क्या Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में चला गया, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में गया, इसका जो EMF बता रहा है कितना, E1 बोल रहा है। ठीक, दूसरा क्या Fe2+ है, दो इलेक्ट्रॉन लेके Fe में चला गया, Fe2+ दो इलेक्ट्रॉन लेके Fe में चला गया, इसमें क्या इसका EMF E2 बता रहा है। ठीक, और जो तीसरा वाला Fe3+ है, ये क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन लेके Fe में चला गया, तो Fe3+ तीन इलेक्ट्रॉन लेके Fe में। तो देखिए जो Fe3+ है, तीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया Fe में, तो इसका EMF हमको पूछा है क्या होगा इसका EMF। तो तीसरे वाले का हमको EMF पूछेगा, दो का EMF दे दिया, दो आयन चेंज का। ठीक, तो देखिए जो Fe3+ वाला है ये क्या है, इन दोनों से मिलकर ही बना है। आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों का एडिंग है। अब देखिए जो ये वाला इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का ऐड है। ये वाला इक्वेशन क्या है, इन दोनों इक्वेशन का ऐड है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं एक Fe2+ से एक Fe2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या दो एक तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, Fe आ जाएगा। ठीक, Fe2 से Fe2 कट ही गया था। ओके, तो देखिए जो ये वाला इक्वेशन है ये क्या है, इन दोनों का एडिंग है। ठीक, तो हम इसीलिए ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था ना कि डेल्टा जी क्या है, कांस्टेंट है, आयन चेंज के लिए कांस्टेंट होता है डेल्टा जी। तो जो इसका डेल्टा जी है क्या होगा, इसका डेल्टा जी इन दोनों के डेल्टा जी का ऐड होगा। इसका डेल्टा जी क्या है, क्योंकि इन दोनों का इक्वेशन का क्या है, ऐड ही है ये वाला इक्वेशन, इसलिए इसका डेल्टा जी जो G3 का डेल्टा जी होगा, क्योंकि इसका डेल्टा जी प्लस इसका डेल्टा जी होगा। ठीक, तो डेल्टा G3 वाला क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला इक्वेशन इन दोनों का ऐड है इसीलिए। ओके, तो डेल्टा जी क्या होता है, NF E0 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, N3F E3 हो जाएगा, और G1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा ये। ठीक, -N1F E1 हो जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, -N2F E2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, सभी जगह से क्या कटेगा, यहाँ से सभी जगह से F कट जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, N3 E3 बराबर हो जाएगा N1 E1 प्लस N2 E2 हो जाएगा। ओके, अब चाहे तो N की वैल्यू भी इसमें रख सकते हैं। जो N3 है इसमें क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसलिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू E3 हो जाएगा। N1 E1 की बात करते हैं, यहाँ N1 क्या है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है N1 में, इसलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू E1 हो जाएगा। जबकि इस वाले में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसलिए क्या है 2 इंटू E2 हो जाएगा। इस वाले में दूसरा वाला इसमें क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज, इसलिए क्या है 2 इंटू E2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो E3 की वैल्यू आ जाएगी, हमसे E3 की वैल्यू पूछेगा
E3 की वैल्यू, तो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी E1 प्लस 2E2/3 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको याद नहीं करना है, केवल ये वाला याद करना है। तो E3 वाला क्या हो जाएगा E1 प्लस 2E2/3 आ जाएगा। ओके, देखिए नीड टू ढूंढ 19 क्वेश्चन है, क्या है फॉर द सेल रिएक्शन, कोई सेल रिएक्शन है, इसमें क्या है 2Fe3 प्लस 2I जो है किसमें क्या जा रहा है, किसमें बदल रहा है 2Fe2 प्लस 2I2 में बदल रहा है। ओके, और ये जो रिएक्शन है इसका हमको पोटेंशियल दे दिया कितना 0.2 वोल्ट हमको पोटेंशियल दिया एट 298 केल्विन पे, तो इसका पोटेंशियल हमको दे दिया 0.24 वोल्ट दिया है। ठीक, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमसे पूछा क्या होगा। ठीक, तो हमको दे दिया है, पोटेंशियल दे दिया है, और आपको यहाँ से आपको आयन की चेंजिंग भी दिख रही है। हमको डेल्टा जी की वैल्यू पूछा है, हमको यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट वैल्यू भी बता रहा है, एब्रा कितना था 965.0 कूलम होता है, तो हमको सब कुछ बता ही दे रहा है। ठीक, तो आपको पता होगा डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट होता है। ठीक, एन की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो एन देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आयरन पे कितना है 3 चार्ज है, और कितने हैं आयरन 2 हैं, तो 3 3 6 हो गया। तो आयरन पूरे चार्ज कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए चार्ज इस पर, और जबकि Fe2+ पे कितने हैं, इसमें Fe3 किस में जा रहा है Fe2+ में, और ये यहाँ पे चार्ज कितने हो जाएंगे 2 2 4। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आयन का चेंज कितना हो रहा है 6 से 4 हो जाए, यानी आयन का चेंज कितना हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ठीक, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, तो माइनस रहेगा 2 इंटू एफ की वैल्यू जानते हैं 96500 होता है, इंटू ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमको बोला 0.24, तो इंटू 0.24 हो जाएगा। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -46,320 जूल पर मोल आएगी। ओके, यानी 46,320 वोल्ट मतलब जूल पर मोल आएगी डेल्टा जी की वैल्यू। पर हमसे ऐसे किस में दिया देखिए किलो में दिया है। ठीक, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो हटा देंगे। ठीक, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -46.32 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा बी। ठीक, स्टॉप करके आप कर सकते हैं, यदि ना हुआ तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पर देखिए ये आयन चेंज वाला क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है। क्या बोला है द इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल फॉर, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जिसमें क्या होगा कॉपर 2+ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस में जा रहा है, तो कॉपर 2+ पहले कॉपर प्लस में जा रहा है। ठीक, फिर क्या कॉपर प्लस क्या है एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, तो कॉपर प्लस क्या है एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, और दोनों का पोटेंशियल हमको दे दिया है। ठीक, दोनों पोटेंशियल आर कितना है 0.15 वोल्ट है एंड 0.05 वोल्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, देखिए आपको कहीं कहीं खजा हुआ लिखा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया था, कुछ थोड़ा मिस्टेक होने के कारण मुझे फिर से बनाना पड़ा ये लेक्चर। ओके, रिस्पेक्टिवली, तो दोनों का पोटेंशियल हमको दे दिया है। ठीक, ये वाला जो दिया है पहले वाला का कितना है 0.15 वोल्ट है, दूसरे वाला कितना है 0.5 वोल्ट है। ठीक, ऐसा हो रहा है। अब फिर हमसे क्या बोला है द वैल्यू ऑफ E0 Cu2+/Cu विल बी, तो Cu2 से जो है क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा जब क्या है Cu2+ से Cu में जा रहा है, यानी Cu2+ से किस में जा रहा है Cu में, ये क्या कर रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा होगा तभी Cu में जा रहा है, तो Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है वो Cu में जा रहा है। ओके, तो देखिए ये वाला जो है ये वाला इक्वेशन इन दोनों का ऐड ही है, आप यहाँ से देख ही सकते हैं। Cu2+ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में जा रहा है, हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ Cu है, एक Cu+ से एक Cu+ से कट जाएगा, यहाँ एक 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ बन गया कॉपर बन गया। तो ये दोनों का ऐड ही है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप में देगा। ठीक, तो आप में ऐसे ईजी आता है, कुछ चेंजिंग करना नहीं होता है। ठीक, इन दोनों का ऐड ही है ये वाला जो इक्वेशन है, तो बस ये इसके लिए डेल्टा G3 क्या हो जाएगा G1 प्लस डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 हो जाएगा, क्योंकि क्या है इन दोनों का ऐड ही है, इसलिए क्या हो जाएगा इन दोनों का ऐड हो जाएगा डेल्टा जी के ऐड के इक्वल होगा इसका डेल्टा जी। ठीक, तो इसके लिए लिखेंगे -N3Fe3 बराबर -N1Fe1 प्लस -N2Fe2, माइनस माइनस कट जाएगा, एफ कट जाएगा, तो आपका हमेशा यही इक्वेशन मैंने आपको याद करता है सीधे से, जब ऐसा फॉलो कर रहा हो तो क्या हो जाएगा N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जो 3 वाला है इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जो ये वाला जो थर्ड इक्वेशन था इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इससे N की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी 2N3 हो जाएगी। जो पहला वाला इक्वेशन देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, देखिए कॉपर 2+ से 1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस में गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है इसलिए क्या है 1, और इसका पोटेंशियल कितना दिया है 0.15 दिया है, तो लिख देंगे। ठीक, इसमें वाला देखिए यहाँ भी क्या है कॉपर, इसमें भी क्या 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कॉपर प्लस से कॉपर में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पोटेंशियल कितना दिया है 0.50 है। ठीक, तो ये देखिए हो गया ये आपका 50 और ये हो गया 15, 50 15 कितना हो गया 65, तो 0.65 हो गया ये, और 0.2 हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 0.65/2 यानी ये कटे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.325 वोल्ट आएगा, तो आंसर क्या होगा बी। ओके, तो कितना आंसर आएगा 0.325 वोल्ट। ओके, अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। तो देखिए स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, ये सब हम जानते हैं। ठीक, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। तो अब बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी,
तो जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो आपको पता होगा डेल्टा जीरो क्या होता है, माइनस एफ ई नॉट होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो क्या यदि इसकी वैल्यू निगेटिव है तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो ई नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यदि नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, इसलिए ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव तो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो जब रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है, तो जब एकदम इक्विलिब्रियम आ गया तो उस टाइम डेल्टा जी भी जीरो होगा, ई नॉट भी जीरो होगा। तो जब एकदम पूरा पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो डेल्टा जी भी जीरो होगा और ई नॉट भी जीरो होगा। ठीक, देखिए आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ठीक, और ऑलरेडी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक, उसमें क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी में क्या रिलेशन आप जानते होंगे। तो डेल्टा जी का क्या होता है, -0.230 RT अपॉन लॉग केसी होता है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा जी का क्या होता है, -2.303 RT लॉग केसी होता है। ठीक, जहाँ केसी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, इसका रिलेशन ये होता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, ऐसे इन दोनों में यही रिलेशन है। ठीक, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, जब केसी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी -2.30 RT log केसी होता है। ठीक, देन नीड टू डू 11 क्वेश्चन है, क्या है, इफ द सेल इनॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, तो हमको बोला इनॉट जो सेल का है वो क्या है, नेगेटिव है, किसी रिएक्शन के लिए इनॉट की वैल्यू क्या है, जीरो है, नेगेटिव है। ठीक, तो मैं क्या बोला, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट रिलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा रिलेशन सही है। ठीक, तो हमने अभी हमने पढ़ा कि जो ई नॉट है यदि क्या बोल रहा है कि निगेटिव है, ई नॉट किसी सेल के लिए क्या है, निगेटिव है, जब ई नॉट निगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब ई नॉट क्या है निगेटिव तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं के इक्विलिब्रियम, मुझे दूसरा क्या पूछा है, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आपको पता होगा डेल्टा जी क्या होता है, -NR के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, 0.230 -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, ये दोनों फॉर्म में। ओके, तो यदि देख लीजिए यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो देखिए ऑलरेडी क्या हो गया, मान लीजिए 1 हो गया ये वैल्यू, देखिए 1 है, अब क्या है ये नेगेटिव में है, तब इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग में क्या होता है, 10 की पावर में चला जाता है एंटी लॉग लेने पे, तो ओवरऑल जो आएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम की 1 से कम आएगी। ठीक, तो सिंपल चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे यहाँ से देख भी सकते हैं। ओके, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो के इक्विलिब्रियम 1 से कम आ गया। ठीक, डेल्टा जी पॉजिटिव तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा था कि जब क्या है कोई इलेक्ट्रोड्स है उसका क्या होता है टेम्परेचर, जब उसका कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर है और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन होता है, तो उस टाइम जो ईएमएफ होता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, और जब हम सेल का निकालते थे उसमें क्या करते थे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करते थे, हमको ई सेल मिल जाता था। लेकिन जब क्या है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर क्या किया जाए, मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं और कंसंट्रेशन भी हम बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम हमको जो सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो उस टाइम क्या होगा, तो वही इसके लिए आया है नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, घटा दें या टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो उस टाइम जो हमको सेल का ईएमएफ निकलता है उससे ही कहते हैं, सॉरी मतलब जो हमें सेल का पोटेंशियल उस टाइम निकालना होता है उस टाइम हमको ये इक्वेशन का यूज करना होता है, नेक्स्ट इक्वेशन का। तो इसी को बताने के लिए इन्होंने नेक्स्ट ने एक इक्वेशन अपना दिया, जब क्या कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो सेल का ईएमएफ आएगा वो इन्होंने नेक्स्ट ने अपना इक्वेशन दिया। ठीक, तो बात करते हैं जो ई सेल होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ई नॉट माइनस ई नॉट क्या स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। ठीक, तो ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक, तो फिर से देख लीजिए जो ई सेल होता है क्या होता है, ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, जहाँ आर क्या है गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.341 केल्विन जूल पर केल्विन मोल इनवर्स होता है, और जहाँ टी क्या है टेम्परेचर है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है ये है, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 होती है कूलम। ठीक, और आपको हमेशा लॉग के फॉर्म में क्या रखना है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है, लॉग के फॉर्म में क्या रखना है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू रखेंगे फिर रिडक्शन वाली वैल्यू रखेंगे। ये क्या है ऑक्सीडेशन वाला कंसंट्रेशन, ठीक, मोलर कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीडेशन वाला अपॉन रिडक्शन वाला कंसंट्रेशन रखना है। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए ई नॉट सेल जो होता है क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहाँ ई नॉट क्या है इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक, तो ई सेल वाला क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.303 RT अपॉन NF लॉग
ऑक्सीडेशन वैल्यू अपॉन रिडक्शन की वैल्यू, ठीक रखना है। ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन का कंसंट्रेशन रखना है, ठीक। अब बात करते हैं यदि ये यहाँ टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, हम यहाँ पे भी टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन रखते हैं, तो भी हमें एक अच्छा सा इक्वेशन आता है, ये भी देख लीजिए। तो आपने हमेशा यही फॉर्म में देगा ही, टेम्परेचर को फिक्स रख के ही देगा। टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपको देगा, ठीक। तो उस टाइम जो ई सेल होगा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक। जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ऑक्सीडेशन का ये कंसंट्रेशन रखना है अपॉन रिडक्शन का कंसंट्रेशन रखना है, ठीक। ई नॉट सेल आप जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस में निकालते हैं हम, 1 मोलर और 298 केल्विन में निकालते हैं, ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमको मिलता है, ठीक। यहाँ मैंने लिखा है एन के नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ठीक। तो ये दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन गैस के लिए भी आपको निकालना है नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे प्रेशर का टर्म भी आ जाता है, ठीक। हाइड्रोजन गैस में उसका प्रेशर वाला टर्म भी आता है, ठीक। तो हम और सब में तो कंसंट्रेशन हम लेते थे, लेकिन इसमें प्रेशर वाला टर्म भी आता है हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक। हाइड्रोजन क्या होता है 2H2 क्या होता है 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक। तो इस फॉर्म में होता है। और इसमें क्या है, इसका आपको पता होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का होता है, यदि नहीं पता तो आप जान लीजिए, इसका वैल्यू होता है 0, जो कि हम आगे बताएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक। यानी जो इसका ई नॉट क्या होता है 0 होता है, हमेशा फिक्स है, ठीक। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो आपको अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया ई बराबर क्या होता है ई नॉट मैंने 0.059 एन लॉग, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, पर यहाँ पे आपको फॉर्मूला बस कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा ई बराबर ई नॉट सेल, ठीक। ई नॉट सेल ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, ई नॉट की वैल्यू होती है हाइड्रोजन के लिए सेल की माइनस 2.30, सॉरी मैं क्या बोल दिया 0.091 अपॉन एन की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है, इसलिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 0.059/2 लॉग PH2 क्या है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक। PH2 अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक। H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि है 2 हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होगा H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एक्चुअली हम प्रेशर लेते क्यों हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो गैस का प्रेशर लगेगा, इसीलिए हम प्रेशर लेते हैं। तो ई यहाँ पे सिंपल सा भी यहाँ इसको हटा दीजिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये तो 0 ही है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.059/2 लॉग PH2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि आपका NCERT में भी इससे क्वेश्चन है और आपके नीट में भी केवल एक बार क्वेश्चन आया इससे, ओके। अब बात करते हैं PH2 की, यहाँ पे क्या है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है और H प्लस क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, चाहे एसिड के फॉर्म में भी दे सकता है आपको, ठीक। तो H प्लस का कंसंट्रेशन या एसिड की वैल्यू भी दे दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं, पीएच आपको दे दिया एसिड का तो भी आपको टाइम के फॉर्म कर सकते हैं, पीएच दे दिया तो, ठीक। तीसरा बात करता है नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में नस्ट इक्वेशन क्या होता है, तो अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था कि नट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक। डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 होती है और ई नॉट डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 होती है, ई नॉट की वैल्यू भी 0 होती है इक्विलिब्रियम पे, ये मैंने बताया। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आपको सॉरी मतलब ई नॉट की वैल्यू 0 ई की वैल्यू 0 हो जाएगी सेल की। तो यहाँ पे आप जानते हैं इक्वेशन जानते हैं ना, ई बराबर क्या होता है माइनस ई नॉट, तो यहाँ ई नॉट की इधर भेज देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट जो सेल होगा क्या होगा 0.059/n लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ओके। क्योंकि जो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू होती है तो 0 हो जाएगी, तो आप ई नॉट की इधर भेज देंगे ये रिटर्न को, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। आई होप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपके बस सिंपल से याद कर लीजिए, ना समझे तो याद करिए जो ई नॉट सेल आएगा वो क्या आ जाएगा 0.059/n लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की सिंपल सा फॉर्मूला इसको याद करना है आपको। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है 0.059n लॉग के इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक। अब बात करते हैं के इक्विलिब्रियम क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओके। के यू क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक। देखिए इसी बारे क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है जो कि बोनस हुआ था, बहुत लोगों को फायदा हुआ होगा ये क्वेश्चन जो किया होगा, ठीक। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेकन प्लेस एट 298 केल्विन, ठीक। तो हमको बोला ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, जिसमें क्या फॉलोइंग रिएक्शन हमको दिया गया इतने टेम्परेचर पे, ठीक। जहाँ पे क्या निकल क्या है प्लस 2 Ag से रिएक्ट करके और 2 Ag का हमको कंसंट्रेशन भी दिया है कितना 0.051 मोलर दिया है, ठीक। किसमें ज़्यादा Na2 प्लस में और इसका कंसंट्रेशन दिया Na2 प्लस का 0.01 दिया है प्लस 2 Ag दिया है, ठीक। अब बोल रहा है द गिवन सेल जहाँ ई नॉट की वैल्यू हमको दे दिया कितना 10.5 बोल दे दिया, तो यहाँ बस यही गलती किया है, यहाँ पे पॉइंट इधर करता तो आंसर सही आता है सबका। तो क्या दे दिया 10.5 बोल दिया है, ठीक। और हमको यहाँ पे साफ साफ यही बोल दिया कि 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू दे दिया 0.059 रखना है, ओके। और टेम्परेचर की वैल्यू दे दिया कितना 298 केल्विन, सब कुछ हमको दे दिया है, ठीक। तो बस हमको सिंपल रखना है अपना फॉर्मूला लगाना है। तो ई क्या था ई नॉट माइनस 0.059/n लॉग ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन ऊपर रखना है अपॉन रिडक्शन का कंसंट्रेशन रखना है, ठीक। अब बात करते हैं जो ई नॉट है, पहले यहाँ रख देते हैं, तो कितना ई नॉट
10.5 है 10.5 हो जाएगा माइनस 0.059। और देखिए यहाँ पे कितने आयन का चेंजिंग हो रहा है, देखिए एन आई जो है क्या है Na+2 में जा रहा है, यानी आयन का चेंज कितना है 2 है। ठीक, अब इसे Ag से भी देख सकते हैं, यहाँ क्या Na में कितना आयन का चेंज हो रहा है 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लॉग कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है निकिल का हो रहा है, निकिल का कंसंट्रेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है निकिल का हो रहा है, तो ऊपर हम किसका रखेंगे ऑक्सीडेशन रखेंगे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है निकिल का हो रहा है, तो निकिल का क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक, और देखिए बात करें रिएक्शन, रिएक्शन किसका हो रहा है Ag का हो रहा है, Ag 2Ag का हो रहा है, 2Ag प्लस किस में जा रहा है Ag में, 2Ag में जा रहा है। ठीक, यहाँ 2 इसका कंसंट्रेशन कितना है 2 है। ठीक, और इसका वैल्यू कितना है कंसंट्रेशन का 0.01 मोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इसको भी लिख सकते हैं, 0.0 मोल है तो उसको 10⁻³ लिख सकते हैं, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या है 2 कंसंट्रेशन है इसलिए क्या कर देंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए जो ये है, अब देखिए क्या हो गया 10⁻6 हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा, 10⁻+6 में से 10⁻³ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ होगा, तो क्या होगा 10.5 माइनस 0.059/2 लॉग 10⁻³ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप कि देखिए ये 10⁻³ तो इसको लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है 3 हो जाएगी। ठीक, तो 3 हो जाएगी, यानी ई वैल्यू क्या हो जाएगा 10.5 माइनस 0.6, तो देखिए 59 को हम लगभग 6 मान लेते हैं क्योंकि वो सॉल्व करने में अच्छी होगी। ठीक, तो उसको हम लगभग 6 मान लेते हैं, 0.6 इसको लिख देते हैं। ठीक, तो 0.6/2 × 3 हो जाएगा, और देखिए ये कटेगा तो कितना 0.3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ नीचे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे मैं आपको नीचे कर दूँ थोड़ा, तो ये क्या 10.5 माइनस 0.03 हो जाएगा × 3 हो जाएगा। ठीक, इसको 2 बार में काटेंगे तो ये कितना 0.039 हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 0.039, तो ई बराबर कितना होगा 10.5 माइनस 0.039, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपका 10.4 के आसपास आएगा, तो आपका आंसर ये दे रहा है, तो आपका आंसर रियली ये होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो आप नॉन ऑफ एबव मानेंगे। ओके, तो यही वाला क्वेश्चन आपका बोनस हुआ था, तो ये आप एक बार फिर स्टॉप करके कीजिए, 2022 का क्वेश्चन इसी। तो ये नीट 2003 और 2017 दोनों बार के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिंक है किसमें जा रहा है ZnSO4 में जा रहा है। ठीक, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर दिया है। ठीक, जिंक किसमें जा रहा है ZnSO4 में जा रहा है। ठीक, और जो कॉपर सल्फेट है ये किसमें, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर दिया है, ये किसमें जा रहा है कॉपर में जा रहा है। ठीक, और देखिए यहाँ जो जिंक है क्या है Zn2+ में, यहाँ जिंक क्या है 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, क्या हो गया +2 में चला गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑलरेडी मैंने बोला था इधर वाला क्या होता है ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू होती है, तो ये किसका कंसंट्रेशन दिया ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन दे दिया आपको कितना 0.01 है, और कॉपर कंसंट्रेशन कितना दे दिया, देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का कंसंट्रेशन कितना दे दिया 1 मोलर दे दिया। ओके, फिर क्या बोला था EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1, तो इस जो ये सेल है इसका EMF कितना आ रहा है E1 आ रहा है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो इसका सेल का EMF कितना आएगा E1 आएगा। ठीक, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज इज 1 मोलर, अब हमने क्या कर दिया कि जो जिंक सल्फेट इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया। ठीक, तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ये लेक्चर पहले बनाया था, गलती से कट गया था। ओके, तो देखिए अब हमसे क्या बोल दिया कि जो जिंक सल्फेट इसका कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया 1 मोलर कर दिया। ठीक, अब हमने उल्टा करेंगे, अब यहाँ पे जो जिंक सल्फेट इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर कर देंगे, एंड द कॉपर सल्फेट आर चेंज इन 0.01, और कॉपर सल्फेट की वैल्यू क्या कर देंगे 0.01 मोलर कर देंगे, मतलब अदला बदली हमने कर दिया। ओके, मतलब जिंक सल्फेट की वैल्यू हमने 1 मोलर कर दिया और कॉपर सल्फेट की वैल्यू 0.01 मोलर कर दिया हमने। ठीक, दैट 1 मोलर, देन द EMF चेंज टू E2, तो EMF कितना चेंज हो गया E2 चेंज हो गया। ओके, फॉर द फॉलोइंग विच वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2, तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा E1 और E2 में, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए जल्दी वैल्यू रखते हैं, तो E क्या था E0 माइनस 0.059/2 log क्या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होता है। ठीक, अब देखिए एन की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है, इससे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, एन की वैल्यू, फिर लॉग ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या होगी जी जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो 0.01 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या है जिंक का, इसलिए क्या है 0.01, और रिएक्शन क्या है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ओके, ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 10⁻⁻² हो जाएगा, ये क्या है 10⁻⁻², तो इधर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो। ओके, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा -2, एक -2 से एक -2 कट जाएगा। ठीक, सॉरी मतलब एक 2 से एक 2 कट जाएगा, और ये है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 बराबर क्या हो जाएगा E0 प्लस 0.059 हो जाएगा। ठीक, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बोला था पहले वाले कि E1 बोला था, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E0 प्लस 0.059 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फिर क्या बोला कंसंट्रेशन हमने बदल दिया। ठीक, अदला बदली कर दिया। ठीक, तो अदला बदली कर दिया मतलब ये जो ऑक्सीडेशन था उसकी वैल्यू 1 कर दी, और रिडक्शन वैल्यू की वैल्यू 0.01 कर दी, और उसका EMF कितना आ रहा है E2 बोला था, उसका EMF क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा E0 माइनस 0.059, इसमें भी क्या होगा चेंज
इलेक्ट्रॉन चेंज क्या होगा 2 ही रहेगा, ठीक। लॉग यहाँ बस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0.01 हो जाएगा, ठीक। जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू थी वो रिडक्शन को मिल गई, रिडक्शन की वैल्यू ऑक्सीडेशन को दे दिया था, ठीक। अब देखिए ये क्या है, टैंक के पावर माइनस, टैंक के पावर ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैंक के पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैंक के पावर +2 हो जाएगा, ठीक। तो लॉग प्लस टैंक के पावर +2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। लॉग टैंक के पावर +2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखिए एक 2 से एक 2 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगी, E0 माइनस 0.059 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस ही रहेगी, ठीक। जब यहाँ पे क्या हो गया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था। यानी देखिए E1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है E2 से। यहाँ से आप देख सकते हैं E1 की वैल्यू क्या आ रही है, E2 से ज़्यादा है। आंसर क्या होगा, बी। ओके, अच्छा क्वेश्चन। देखिए नीट 2019 क्वेश्चन है, क्या है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्विंग है, ठीक। तो फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, किसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्विंग है, ठीक। जहाँ ई सेल की वैल्यू बदल दिया 0.59 वोल्ट दिया है। तो ई सेल की वैल्यू कितना है, 0.9 वोल्ट दिया है। एट टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस सेल रिएक्शन का, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक। अब जानते हैं 2019 क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं, अब हमको यहाँ क्या बोला है कि 2.303 RT/F की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता ही है, ऑलरेडी इसने बता भी दिया कि 0.059 वोल्ट है और टेम्परेचर इतना बता दिया है, ठीक। तो अब हम अपना फॉर्मूला रखते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, जो E0 सेल हम निकालते हैं क्या होता है, 0.059/n log K इक्विलिब्रियम होता है। तो E0 सेल क्या होता है, 0.059/n log K इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। E0 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना है, 0.59 है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितना है, 0.59 है। इक्वल क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन एन की वैल्यू देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्विंग, इसलिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। लॉग के इक्विलिब्रियम होगी। ये देखिए इससे कितने बार में जाएगा, यहाँ एक पॉइंट ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये किससे कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा इससे, ठीक। इससे कितने बार में कटेगा, 10 बार में, ठीक। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या होगा लॉग के, ठीक। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 10 के पावर +10, क्योंकि एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर में चला जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 × 10 के पावर 10 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर कौन सा होगा हमारा सी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए नीट 2016 क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन के प्रेशर वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है, द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड्स 0 इन द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जहाँ हमसे क्या बोला है, इलेक्ट्रोड कितना है, 0 बोल रहा है, कि जो इलेक्ट्रोड सेल आ रहा है कितना आ रहा है, 0 हो रहा है, ठीक। तो वही बोला पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0। तो पोटेंशियल जो रहा है H2 के इलेक्ट्रोड पे कितना रहा है, 0 इन प्योर वाटर के लिए, ठीक। तो E0 सेल की वैल्यू कितना दे दिया, 0 दे दिया। E0 सेल की वैल्यू 0 दे दिया, ठीक। 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा, H2 में चला जा रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, क्या E बराबर E0 मैं 0.059/2 यहाँ पे हो जाएगा बस, और लॉग PH2/H+ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, इसकी वैल्यू 0 होती है ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू भी इसने बोला 0, इसकी वैल्यू भी 0 बोल दिया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है। माने 0.059/2 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का चेंज होता है, मैंने यहाँ ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे 2 होगा तो /2 हो जाएगा लॉग PH2 अपन। अब देखिए यहाँ पे हम कंसंट्रेशन क्या रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर कंसंट्रेशन होता क्या है, pH कितना होता है, 7 होता है। यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁷ हो गया। प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है, ठीक। यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁷ हो गया, का स्क्वायर कर देंगे, ओके। और देखिए ये क्या है, 0 है, तो इस टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये माइनस भी हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये टर्म 0 तो आप डिवाइड करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, बस बचेगा आपका लॉग PH2/10⁻⁴ बचेगा, ठीक। लॉग PH2/10⁻⁴ बचेगा। तो ये देखिए डिवाइड में है, डिवाइड में तो इसको मैसे भी लिख सकते हैं, लॉग PH2 माइनस लॉग 10⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग PH2 माइनस लॉग 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अब इसको इधर आप भेजिए, ठीक। अब इसको इधर भेजिए चाहे इधर भेजिए किसी को, तो क्या हो जाएगा, लॉग PH2 क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻⁴ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से लॉग कटेगा या एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, PH2 10⁻⁴ आएगा। आंसर कौन सा होगा, ए, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है कि हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक। रिडॉक्स पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते जाते हैं, ठीक। तो यही कि हमारा एक सीरीज बन जाता है, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या होता है, द एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाते हैं, ठीक। तो सभी के जितने भी हैं सभी हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है किस फॉर्म में बनाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही बनाते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन फॉर्म नहीं, हमेशा रिडक्शन फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक। और देखिए ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सीधी नेगेटिव धीरे 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 पॉजिटिव, फिर जो हाइड्रोजन है इसका देखिए 0 हो जाता है। तो हाइड्रोजन के बेस पे ही बनाते हैं, हाइड्रोजन 0 होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिव होते जाता है, ठीक। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वो सबसे अधिक क्या होगा,
तो जो ऊपर वाले होंगे सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यानी लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, तो ये सीरीज जो हम बनाते हैं इससे हमको पता चल जाता है कि जो जितने भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक, तो जो ऊपर वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऊपर वाले बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऊपर वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पहले ये याद करना है। ठीक, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि इन और की वैल्यू बहुत बहुत माइनस में आती है। ठीक, बहुत कम आती है इन और की वैल्यू। ठीक, EMF की वैल्यू बहुत ही कम आती है, क्योंकि ऊपर वाले क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए। ठीक, बस याद कर लीजिए जो ऊपर वाले होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं। ठीक, ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ऊपर वाली क्या होती है कि वैल्यू इनर की वैल्यू बहुत निगेटिव आती है, बहुत ही कम होती है, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक, तो जिसकी वैल्यू बहुत निगेटिव में आएगी इनर की वैल्यू, वही क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी मैं इसके अभी आपको दिखाऊंगा सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इसको तो मैंने याद भी किया है, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी इनर की वैल्यू सबकी देगी। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो जो सबसे लो ई नॉट की वैल्यू किसकी होगी, जिसकी भी लो ई नॉट की वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। ठीक, जिसकी ई नॉट की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे लो होगी, वही क्या होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, जहाँ ई नॉट क्या डिडक्शन पोटेंशियल है, डिडक्शन की फॉर्म में पोटेंशियल है, ये याद करना है आपको। ओके, तो डिडक्शन पोटेंशियल जिसकी सबसे कम आएगी वही क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, यानी उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, तो जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम यानी रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी सबसे कम, वह क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं कई बार बोल दिया, जिसकी ई नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ई नॉट की वैल्यू हाई है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, तो आप किसी एक को याद कर लीजिए, लो ई नॉट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरा आप याद हो जाएगा। ठीक, तो लो ई नॉट वाले क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाई ई नॉट वाले क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आप केवल एक याद कीजिए, दूसरा आपको याद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं जो लो रिड्यूसिंग रिएक्शन पोटेंशियल इसका लो होता है, जिसका लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं मेटल डिस्प्लेस हाई। तो क्या होगा किसी रिएक्शन उसको डिस्प्लेस करके अपने बैठ जाएगा। ठीक, कोई रिएक्शन है तो ये क्या करेगा जिसका लो है, जिसकी लो रिएक्शन पोटेंशियल है। ठीक, यानी ई नॉट की वैल्यू जिसकी लो है वो क्या करेगा दूसरे जिसकी हाई उसको धकेल देगा, उसके सॉल्यूशन में से अपने बैठ जाएगा, अपने सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक, तो कोई सॉल्यूशन है अब उसमें डालेंगे जिसकी लो EMF है, यानी इसकी लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, वो क्या करेगा उसको जाते ही मतलब उसको हटा के अपने बैठ जाएगा, उससे अपने रिएक्ट कर लेगा। ठीक, तो ये एनसीईआरटी लगता है लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल मेटल डिस्प्लेस हाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल मेटल इन सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन में लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल वाले क्या करते हैं मेटल जो होते हैं क्या करते हैं डिस्प्लेस कर देते हैं हाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल वाले मेटल को इन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में से। ठीक, तो भाई लो वाले बहुत अच्छे हैं, लो वाले क्या करें उसको ढकेल के अपने बैठ जाए, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं लो वाले, लो हैं लेकिन बहुत काम मतलब ऐसे याद कर सकते हैं लोग घटिया हैं फिर भी क्या करें ढकेल के अपने बैठ जा रहे हैं, इतने वो हैं। ओके, और लो वाले क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब केवल लो वाला याद कीजिए, हाई वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो लो वाले होते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लो वाले क्या करेंगे ढकेल के अपने बैठेंगे। ठीक, मेटल से डिस्प्लेस कर देंगे। ओके, ये 2 पॉइंट आपको याद करना, लो वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लो वाले ढकेल के अपने रहेंगे, यानी इसके लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा क्या कर देंगे मेटल से डिस्प्लेस करके हाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देंगे। ओके, हटा देंगे जो लो वाले होंगे। ऐसे यहाँ पे एरो करके भी आपको बना दिया सिंपल से, इसको आप याद कीजिएगा ट्रिक के फॉर्म में। तो लो ई वाले क्या कर देंगे डिस्प्लेस कर देंगे हाई ई वाले को। ओके, देखिए आपकी नीट 1994 का क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री ऑफ लिथियम है, बैरियम है, सोडियम और मैग्नीशियम सभी का दिया, अभी सभी का रिडक्शन फॉर्म है। देखिए यहाँ से Li प्लस जा रहा है Li में जा रहा है, तो सभी का रिडक्शन फॉर्म में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। ठीक, नहीं दिया होगा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल पहले चेंज करना होगा, तो ये आप लगा सकते हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया, तो सभी कह दिया रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। ठीक, अब देखिए जो है इसकी लिथियम दिया 0.303 दिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, सभी का दे दिया है रिस्पेक्टिवली सभी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमसे पूछा कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसके ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जिसकी ई नॉट की वैल्यू सबसे कम आती है। ठीक, तो हम सबसे देख लेते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही क्या होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए लिथियम जो है ये जितना है, बैरियम ये है, सोडियम ये है, मैग्नीशियम ये है। तो देखिए ये सभी की वैल्यू तो निगेटिव में ही है, कोई बात नहीं सभी की निगेटिव में, लेकिन देखिए इसकी निगेटिव में कम वैल्यू है। ठीक, यानी यही सबसे अधिक है। ठीक, यानी इसी की वैल्यू आप देख सकते हैं सबसे अधिक है। ठीक, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, देखिए ये सभी क्या है, ये भी क्या है बहुत ज़्यादा निगेटिव में, और यही क्या है सबसे अधिक आ रहा है आपका वैल्यू। ठीक, तो सबसे अधिक इसी का है पोटेंशियल, इसीलिए क्या होगा यही क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे क्या होगा डी, मैग्नीशियम जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके,
तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने Mg+2 लिखा है, क्यों Mg नहीं लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, इसलिए Mg2+ वाला लिखेंगे, अधिक ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही लिखेंगे। ठीक, रिएक्शन पूछता है तो यहाँ पे लो वाला पूल लिखते हैं, ये लिथियम है सबसे लो है, इसलिए क्या हो जाए लिथियम Li लिखेंगे। ठीक, रिएक्शन लिखना, देखिए ऑक्सीडेशन लिखना होगा तो हमको Mg, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो अधिक ऑक्सीडेशन वाला ही लिखेंगे। ठीक, ये नहीं लिखेंगे मैग्नीशियम मत कीजिएगा, मैग्नीशियम लिखिएगा। ओके, तो यहाँ आप ये चीज़ याद कर लीजिए। ठीक, ऑक्सीडेशन पूछा है इसलिए अधिक ऑक्सीडेशन नंबर वाला लिखेंगे। ठीक, ये मैग्नीशियम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, हालांकि आपको दिया है सिंपल, यदि ऐसे भी करके देता, दो ऑप्शन करके देता है मैग्नीशियम 2+, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ ही मानेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। ओके, देन नीड टू नो 11 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 3 मेटल्स X, Y, Z आर -12 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट एंड -0.3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल, तो हमको रिड्यूसिंग पावर बोला है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है, कौन सबसे अधिक है यही हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसकी वैल्यू क्या होता है, जिसका E0 की वैल्यू सबसे कम हो, सबसे कम E0 की वैल्यू जिसकी होगी वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, और उसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो देखिए X, Y, Z तीनों की वैल्यू दी है। देखिए जो X है इसका, सॉरी जो Z है इसकी वैल्यू देखिए सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, Z है इसकी वैल्यू सबसे कम है, यही क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। Z की वैल्यू सबसे कम है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, Z हो गया। ओके, उसके बाद कौन कम है, उसके बाद ये वाला कम है, X कम है, -1.2 वोल्ट है इसलिए X आएगा, तो सबसे अधिक Z, फिर क्या आएगा X, फिर अंतिम में क्या आएगा Y, तो आंसर क्या होगा B। ओके, सबसे अधिक सबसे कम कौन है, Z है, उसके बाद कौन है X है। ठीक, फिर उसका क्या है Y है। ठीक, हमारा जो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर कौन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ओके, देखिए आपके नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ अपॉन कॉपर, जिंक 2+ अपॉन जिंक, Fe2+ Fe, Ag2+ Ag, जिसकी सभी वैल्यू हमको दे दी है रिस्पेक्टिवली। ओके, और देखिए सभी क्या रिएक्शन वैल्यू दे रहा है, तो अच्छी बात, हमको रिएक्शन वैल्यू ही चाहिए, सभी का रिएक्शन वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी अकर, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस में हमें बताइए कौन सा रिएक्शन अकर नहीं हो सकता, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि देखिए जो ये कॉपर है ये क्या इतना है, तो देखिए सभी की वैल्यू दी है, तो मैंने क्या बोला था जिसका E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, जिसका मतलब जिसके E0 की वैल्यू कम होगी वो सबको ढकेल देगा, लेकिन जिसके E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी वो किसी को ढकेल नहीं पाएगा, जिसके E0 की वैल्यू ज़्यादा कभी किसी को ढकेल पाएगा। तो देखिए जो Ag है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, Ag की वैल्यू देखिए इन सब में से सबसे ज़्यादा Ag की वैल्यू है, तो Ag किसी में से ढकेलेगा नहीं, ढकेलता कौन है, जिसकी वैल्यू कम होती है, लो E0 की वैल्यू होती है। ठीक, ओके, तो लो E0 की वैल्यू नहीं, इसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये किसी को ढकेल नहीं पाएगा। ठीक, तो यही वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसमें Ag है, ये क्या कह रहा है डी वाले में, Ag ढकेल रहा है कॉपर को, जबकि कॉपर की वैल्यू तो ज़्यादा है इससे, तो कहाँ कॉपर का E0 तो कम है इससे। ठीक, सबसे अधिक क्या Ag की वैल्यू है, तो Ag किसी को ढकेल नहीं पाएगा। ठीक, अपने Ag को सब ढकेल सकते हैं क्योंकि Ag की वैल्यू, सॉरी ढकेल बोल रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो Ag की वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो ये क्या किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसकी कोई औकात नहीं, हमेशा लो वाले जो होते हैं वही सबको ढकेल सकते हैं। ठीक, वही मतलब डिस्प्लेस कर सकते हैं, ढकेल सर। ओके, तो Ag वाला ही किसी को मतलब कि नहीं कर पाएगा, कॉपर नहीं हटा पाएगा, यानी आंसर डी होगा। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि Ag इतने औकात नहीं कि कॉपर को हटा सके उसके सॉल्यूशन से। ओके, क्योंकि Ag की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, Ag की E0 की वैल्यू। ओके, E0 की वैल्यू जिसकी कम है वही निकालेगा। ओके, आइए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो जिंक है इसका क्या है कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए जिंक भी निकाल सकता है। ठीक, जिंक इसके सॉल्यूशन इसको निकाल सकता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो जिंक है, जिंक की वैल्यू देखिए कम है, मतलब यहाँ पे जिंक की वैल्यू कम है किससे, कॉपर से। देखिए जिंक की वैल्यू कम है, ये इसको ढकेल दिया जिंक, ये भी सही है भाई। और देखिए इसमें क्या है आयरन है, आयरन की वैल्यू भी कम ही होगी, देख सकते हैं आप, आयरन की वैल्यू भी क्या है कम है कॉपर से, आयरन की वैल्यू कम है कॉपर से, कॉपर पॉजिटिव में ये निगेटिव में, तो ये भी इसको ढकेल सकता है, आयरन भी इसकी भी कम है। ठीक, अब देखिए जिंक है ये भी कम है आयरन से, तो जिंक जो है आयरन से बहुत कम है ये। ठीक, जिंक क्या है आयरन से कम है, तो ये जिंक भी मतलब आयरन को ढकेल सकता है, तो ये तीनों हैं। जबकि Ag की औकात ही नहीं है कि कॉपर ढकेले, क्योंकि Ag की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, तो नीट 2008 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग E0 वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमको पूछा है। ठीक, देखिए पहला वाला देखिए इसमें दो हमको दिया है, पहला में देखिए यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ 4 माइनस में 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2 हो जाएगा, तो Fe कितना है +2 है। ठीक, 6 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा Fe +2 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ -3 है, तो 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे Fe पे कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, तो E0 की वैल्यू ऑक्सीडेशन वाली दी है। ठीक, तो हमको हमेशा, मैंने आपको बोला था हमेशा रिएक्शन में इसको पहले चेंज करना है, तो ये आपका ये जो मैंने बोल रहा है कि तभी ये वर्क करेगा। ठीक, तो ये क्या है इसमें दिया है, तो इसको पहले आप रिएक्शन में चेंज कीजिए, अरे सॉरी रिएक्शन में चेंज कीजिए, ऑक्सीडेशन में दिया है तो
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 0.35 वोल्ट हो जाएगी ई नॉट की वैल्यू। ओके, तो क्या नेगेटिव दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए आयरन भी जो है Fe2+ है, ये भी किस में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ओके, तो हमें कौन सी वैल्यू दी है, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दी है, तो इसको भी हमको रिडक्शन में करना है। तो रिडक्शन में करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 0.77 वोल्ट हो जाएगी। इसको भी आपको रिडक्शन में करना होगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, हमेशा माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ई नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी वही होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ई नॉट की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो यानी नीचे वाला जो है यही क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो ई वाला है यही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही वाला, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखें, देखिए दोनों दिया है, Fe2+ भी दिया है, Fe3+ भी दिया है। तो अब दोनों इसमें कौन सा होगा, लेकिन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, इसलिए क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वही रखेंगे। ओके, यानी Fe3+ वाला रखेंगे, Fe2 मत मारिएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यदि रिएक्शन पूछता तो हम यहाँ पे Fe2 वाला रखते हैं। ओके, हालांकि रिएक्शन पूछता तो ये वाला होता, ऊपर वाला होता, तो ऊपर वाले में जो देखते हैं जिसकी इसकी वैल्यू कम होती, तो याद कर लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला आप रखेंगे। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं हर एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, शायद इतना कोई आपको सर आई होप कि करते होंगे क्लियर। मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, कोई एक भी चीज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके हर चीज़ लाता हूँ। ओके, तो क्योंकि मैंने बहुत सारे से पढ़ा, उसके बाद इसको डिस्कशन करने के बाद उसको मैंने हर चीज़ को ट्रिक बनाया है। ठीक, तो प्लीज़ इस आप यदि नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, और सब्सक्राइब भी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी हमने जितना पढ़ा सब गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कराने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। GCP याद कराया था ना मैंने, कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लेकिन कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कैथोड निगेटिव होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कैथोड निगेटिव होगा। ओके, अब देखिए क्या, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, यहाँ पे कुछ सेल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एनोड के पास क्या हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ कैथोड के पास इकट्ठा हो जाएंगे। और इसी को हम कलेक्ट कर लेंगे। यही करने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज। यहाँ पे हम कुछ अलग से कंपाउंड पा जाएंगे, यहाँ पे कुछ अलग कंपाउंड पा जाएंगे। ठीक, और जिसको हम इकट्ठा करके निकाल सकते हैं। तो हमको यही पूछेगा कौन सा यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे कौन सा इकट्ठा होगा, हमको यही पूछेगा। ठीक, यही हमसे पूछे क्या क्या एनोड पे क्या इकट्ठा हुआ, कैथोड पे क्या इकट्ठा हुआ, यही हमसे पूछेगा। अब बात करते हैं जो एनोड, देखिए एनोड कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे। तो कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए कौन से आयन इकट्ठा होंगे, पॉजिटिव आयन इकट्ठा होंगे। एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है एनोड, इसलिए यहाँ पे कौन से आएंगे, निगेटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको इकट्ठा वाला याद करना है। ठीक, इकट्ठा ए से एनोड, ए से निगेटिव आयन इकट्ठा, ए से एनोड, ए से निगेटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे याद करते हैं, ए से एनोड, ए से निगेटिव एनायन, ए से एनोड, ए से एनायन आयन, एनायन मतलब ए से एनोड, ए से एनायन इकट्ठा होंगे, सी से कैथोड, सी से कैटायन इकट्ठा होंगे। इकट्ठा वाला है। ठीक, इकट्ठा ही है जो भी है, ये मत याद कर लीजिएगा, ये इकट्ठा जो होंगे वो मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए आपको। और देखिए एनोड है, एनोड पे क्या आएंगे, निगेटिव आयन इकट्ठा होंगे। निगेटिव आयन में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहेंगे तो इकट्ठा आ जाएंगे। इस सॉल्यूशन में यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो यहाँ पे आके एनोड पे आके इकट्ठा हो सकते हैं। यदि ये हेलोजन है तो यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। यदि हेलोजन के अलावा यदि कुछ और भी है, देखिए NO3 निगेटिव है, SO4 पॉजिटिव है, CO3 जैसे कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये सब हैं, तो ये सॉल्यूशन में तो ये सब इकट्ठा नहीं होंगे। इनकी जगह क्या इकट्ठा हो जाएगा, OH हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर भी तो होगा। सॉल्यूशन में क्यों हमेशा जो भी हम इसमें घोलेंगे तो उसमें वाटर के साथ ही घोलेंगे, जो भी सॉल्यूशन घोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का OH यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ओके, OH या OH जो होता है बाद में O2 बना लेता है। ओके, तो याद करिए ए से एनोड, ए से निगेटिव आयन इकट्ठा होंगे। निगेटिव आयन में यदि हेलोजन है तो हेलोजन आके इकट्ठा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनोड आके इस पर इकट्ठा हो जाएंगे। यदि एनोड हेलोजन नहीं है, हेलोजन यदि नाइट्रेट है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, ये सब और भी जो भी आयन्स हैं तो वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होंगे। उसके क्या यहाँ पे आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक, OH निगेटिव आयन आ जाएगा। ओके, अब बात करें कैथोड। कैथोड पे क्या है, कैटायन इकट्ठा होते हैं। ठीक, तो कैथोड एनायन में से कौन कौन से, जैसे महंगे वाले एलिमेंट जो हैं ये सब क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक, ऐसा है रियली इसका यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। पर आपको यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक, ये क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जो प्लेटिनम है, Ag है, Sg है, Cu है, Au है, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कैथोड पे यदि हैं तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, तब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ऐसे याद करें जो महंगे रहता है, तो जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, सोना, चांदी, Ag, हीलियम है, प्लेटिनम, ये सब जो महंगे धातु वो सब क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और साथ ही साथ Fe का 3+ वाला भी, कि जिसका आयन ज़्यादा होगा Fe3+ वाला भी, ये भी इधर इसी पे आके इकट्ठा हो जाएगा यदि है सॉल्यूशन में तो।
तो सिंपल से याद करिए जो महंगे वाले धातु सोना चांदी Ag Au हो गए, कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हैं तो आके इकट्ठा हो जाएंगे कैथोड पे। और यदि आयरन है ये सब भी, लेकिन जस्ट घटिया जाते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हो गया, Fe2+ वाला हो गया, जिंक 2+ वाला हो गया, ये सब हो गया तो नहीं। तो ये 5 आप याद कर लीजिए, यहाँ से कभी गलत नहीं होगा आंसर, इसी में से आएगा। ठीक, ये 5 यदि ये हैं तो यही इकट्ठा होंगे, यदि इसके अलावा कोई और भी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन लगा दीजिएगा H+। ठीक, H+ इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो याद करिए यदि ये हैं प्लेटिनम Ag Hg Cu Au Fe3+, यदि इसमें से हैं कोई आयन तो कैथोड पे इकट्ठा होंगे, यदि इसमें से कोई और दूसरा आयन है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। ठीक, तो यही है महंगे वाले धातु हैं, तो मतलब महंगे वाले एलिमेंट है, धातु बोलता हूँ मतलब सॉरी महंगे वाले मेटल है जो यदि हैं तो यहाँ पे इकट्ठा होंगे, यदि महंगे वाले मेटल नहीं है तो इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक, महंगे वाले मेटल हैं तो इकट्ठा हो जाएंगे, और नहीं तो क्या हो जाएगा H+ इकट्ठा यहाँ पे आ जाएगा, H+ इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पे। ओके, एनोड पे मैंने फिर से बोल दिया था, एनोड पे क्या है, हेलोजन है तो इकट्ठा होगा, नहीं तो बाकी और कोई भी आयंस हैं नेगेटिव आयंस तो वहाँ पे उसके क्या हो जाएगा, OH आयन इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे महंगे कैथोड पे बात करें तो यहाँ पे महंगी धातु एलिमेंट्स हैं, महंगे एलिमेंट्स हैं, महंगे वाले एलिमेंट्स तो वहाँ पे इकट्ठा होंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। ओके, तो अब ये याद कर लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, देखिए ये 1992 का क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2020 में। ठीक, क्या है, ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन एनोड विल बी। तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, हमसे यही पूछा है। तो ये क्या बोला है, कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में टूटेगा, 2H+ प्लस SO4 में आयन में टूटेगा। तो मैंने क्या बोला, एनोड पे क्या जाएगा, निगेटिव आयन से आएगा। तो यदि ये सल्फेट है, मैंने बोला था हेलोजन होगा तो ही आएगा, हेलोजन है ही नहीं तो ये क्या है, सल्फेट आयन है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे से OH आयन आ जाएगा। ठीक, OH है, ऑक्सीजन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि यही OH क्या बाद में बदल जाएगा, ऑक्सीजन में बदल जाएगा। ओके, तो मैंने बोला था सल्फेट यदि मतलब हेलोजन नहीं है तो आपका OH आ जाएगा, यही OH बाद में ऑक्सीजन में बदल सकता है। ठीक, तो यानी आंसर हमारा ऑलरेडी मिल गया, ऑक्सीजन। हमसे पूछा एनोड पे क्या इकट्ठा होगा, क्या ऑब्टेंड होगा, एनोड पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे। ओके, साथ ही साथ चलिए हम बात कर लेते हैं कैथोड पे हमको क्या मिलेगा। तो कैथोड पे भाई H+ है तो H+ ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या तो महंगे वाले एलिमेंट सॉरी, जैसे प्लेटिनम Ag Au कॉपर ये सब हो गया, तो ये सब भी आ सकते थे। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब हमारा मेन प्रोडक्ट क्या उसमें बना, सॉल्यूशन में क्या प्रोडक्ट, यदि इस पे H+ चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया। ठीक, तो हमारा मेन प्रोडक्ट फिर भी सल्फ्यूरिक एसिड ही बचेगा। मेन प्रोडक्ट की बात करें तो भी H2SO4 ही बचेगा सॉल्यूशन में। ओके, क्योंकि ऐसे भी क्या H2O ही है उसमें भी। यहाँ से देखिए एक H+ यहाँ चला गया, सल्फेट यहाँ चला गया, सॉरी एनोड पे ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या बचा, H2SO4 ही बचा। ओके, क्योंकि हमें क्या बोला था वाटर भी होता है, तो वाटर ऑलरेडी इसमें इकट्ठा हो गया इन दोनों पे ही, तो हमारा मेन प्रोडक्ट H2SO4 ही है। ठीक, मेन मतलब सॉल्यूशन में H2SO4 बचा ही है। ठीक, गुड। यहाँ पर हमसे पूछा क्या, कोई आंसर हमसे केवल एक ही पूछा था, हम पूरा आपको बता दें। एनोड पे क्या इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन इकट्ठा होगा। ओके, ये अभी नीट में केवल एक ही क्वेश्चन आया है, पर मैं आपको और अच्छे बताने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ इसी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए। देखिए NaCl है तो Na क्या होगा, Na+Cl- और साथ ही साथ हमारा वाटर भी होगा। ठीक, NaCl को वाटर के साथ ही खोलेंगे तो H+ और OH आयन भी होंगे। ठीक, यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, हमने आपको बोला था कि एनोड पे कौन जाएगा, यदि हेलोजन है तो हेलोजन जाएगा ही, एनोड पे क्या जाएगा, क्लोरीन तो आएगा ही, क्लोरीन गैस। ओके, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आएगा ही। ओके, अब बात करते हैं कैथोड पे क्या आएगा। तो कैथोड पे आपको मैंने बोला था कि यदि क्या है, प्लेटिनम जो महंगे धातु जैसे प्लेटिनम Ag Au कॉपर ये सब जो है इसमें से कोई है तो आएगा, नहीं तो यदि सोडियम वोडियम ये सब छोटे मोटे धातु हैं, मेटल्स हैं, जो छोटे मोटे मेटल्स हैं वो नहीं आएंगे। ठीक, तो जो सोडियम है वो नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कैथोड पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, इसके जगह पे। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट में क्या बचा, यदि क्या गया, ये देखिए ये दोनों निकल गए, क्लोरीन निकल गया और क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक, तो हमारा क्या बचा, NaOH बचा। तो हमारे मेन प्रोडक्ट में क्या है, सॉल्यूशन में क्या बचा है, NaOH बचा है। ओके, अगला बात करते हैं FeCl2 है, इसमें टूटेगा Fe+2 में और 2Cl- में टूटेगा। ठीक, तो देखिए इसमें भी हेलोजन है तो हेलोजन एनोड पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो एनोड पे आ जाएगा। बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन आएगा, देखिए यहाँ पे आयरन का +2 है, आयरन का +3 होता तो आता। ठीक, लेकिन आयरन का +2 है इसलिए आयरन का ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2 ही आ जाएगा। ओके, ये सभी आपका NCERT का ही है, कोई एग्जाम्पल इधर का नहीं है, सब NCERT का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बचेगा, FeOH का थोड़ा बचेगा आपका। क्या होता है H+ और OH- भी होता है। ठीक, हमारा क्या निकल गया इसमें से, Cl निकल गया और H+ निकल गया, तो क्या हुआ, FeOH का थ्राइस बचा। ठीक, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, FeCl3 है, इसमें क्या Fe+3 और क्या 3Cl- में टूट गया,
FeCl3 है तो +3 और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पे एनोड पे पहले क्या जाएगा, क्लोरीन तो जाएगा ही, हेलोजन है तो हेलोजन तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लोरीन चला जाएगा एनोड पे। बात करते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा, देखिए ये Fe+3 वाला है, इसलिए कि कैथोड पे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये Fe+3 वाला है, इसलिए कैथोड पे आके इकट्ठा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि +3 वाला है। ठीक, अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट क्या बचा, जब हमारे ये दोनों ही आ गए हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बचा, H2O ही बचा। ठीक, अब देखिए लास्ट है कॉपर सल्फेट है, किसमें गया, कॉपर +2 में और सल्फेट आयन में चला गया। ठीक, अब देखिए जो है इसमें क्या है, सल्फेट आयन है, तो देखिए मैंने बोला हेलोजन हुआ तो ही एनोड पे आएगा, तो सल्फेट आयन है तो इसलिए क्या जाएगा, यहाँ पे एनोड पे क्या आएगा, OH आयन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन नहीं है, हेलोजन रहता तो आता, हेलोजन नहीं है यहाँ पे, इसलिए सल्फेट जाके आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक, OH, यही OH किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन बदल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कैथोड, कैथोड पे क्या जाएगा, इसमें क्या है, कॉपर, कॉपर ऑलरेडी क्या है, महंगे वाले एलिमेंट्स है, तो महंगे वाले एलिमेंट्स तो आएंगे ही, तो कॉपर क्या है, महंगे वाला है तो इसलिए ये तो आएगा ही, तो कॉपर वाला इकट्ठा होगा, कैथोड पे कॉपर आएगा। ठीक, अब हमारे प्रोडक्ट में क्या बचा, देखिए प्रोडक्ट में बचा सल्फेट, यही हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, H2SO4 बचा। ठीक, मेन प्रोडक्ट क्या बचा, H2SO4, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर आ गया था और OH आ गया था। ठीक, तो क्या बचा, हाइड्रोजन और सल्फर बचा था, H2SO4 हमारे प्रोडक्ट में बचा। ओके, अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है, पहले इसके हम जानने से पहले हम आपको रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ऑलरेडी, मतलब कि आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस R क्या होता है, रो L/A होता है। ठीक, या रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं रो को। ठीक, L क्या लेंथ है, यहाँ बस लेंथ क्या है, इन दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का लेंथ है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक, जहाँ A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स का एरिया है। ठीक, अब बात करते हैं, लेकिन हमको पूछा है, हमको क्या याद करना है, यहाँ पे कंडक्टेंस के बारे में याद करना है। ठीक, तो जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, तो बस उसी को उल्टा कर लीजिएगा, कंडक्शन यानी C1/R होता है। ठीक, कंडक्शन क्या होता है, C बराबर क्या होता है, 1/R होता है, तो उसी को उल्टा कर देंगे, तो C बराबर क्या होता है, 1/A रो हो जाएगा और A/L हो जाएगा। ठीक, तो 1/रो को हम K बोलते हैं। ठीक, तो सिंपल से याद कर लीजिए, C बराबर जो कंडक्टेंस होता है C बराबर K A/L होता है। ठीक, A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही है। ठीक, अब बात करते हैं जो K है, K क्या है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ओके, जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता था ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता था, इसी यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है। क्या है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अब इसका यूनिट भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये ओम इनवर्स इसको बोल सकते हैं कंडक्टेंस को, ओम इनवर्स, और यहाँ से क्या होगा, लेंथ इनवर्स, यानी कि सेमी इनवर्स भी इसका यूनिट होता है। ठीक, तो यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। अब देखिए जो लेंथ बाई एरिया है इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट, इसको G से डिनोट करते हैं। ठीक, लेंथ बाई एरिया क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट बोला जाता है, इसको G से डिनोट किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो बस इसी में आप रख देंगे, मतलब इसी में आप L/A की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/G इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो C/K क्रॉस 1/G लिख सकते हैं, तो C/K क्रॉस 1/G, यानी यहाँ से आपके K की वैल्यू हो जाएगी, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी K बराबर C×G। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओके, ये फॉर्मूला आपको ये दोनों याद करना है, C/K A/L याद करना है, दूसरा याद करना है K बराबर C×G। ठीक, जहाँ K क्या है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक, और जहाँ C क्या है, कंडक्टेंस है। देखिए ये कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है, ये क्या है, सेल कांस्टेंट है। ओके, देखिए अभी हमने आपको बोला था जो कंडक्टेंस होता है 1/1 रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस होता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो K बराबर G/R लिख सकते हैं। ठीक, कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 1 रेजिस्टेंस, तो K बराबर क्या हो जाएगा, G/R भी होगा, तो ये भी फॉर्मूला याद करना है आपको। ओके, तो ये याद करिए, K बराबर C×G, K बराबर G/R भी याद कर लीजिए, जहाँ क्या है रेजिस्टेंस के फॉर्म में। ओके, देखिए नीट 2000 का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट 223 डिग्री सेंटीग्रेड इज कितना, 0.012 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। ठीक, तो हमको इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दे दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कितना दिया है, 0.012 दे दिया है। ठीक, यानी K की वैल्यू हमको दे दिया है। ओके, ये क्या दे रहा है हमको, K की वैल्यू बता रहा है। ठीक, ये K की वैल्यू है। ओके, और हमसे क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम, तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे दिया, कितना, 55 ओम दे दिया है। द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल कांस्टेंट क्या होगा, यानी L/A की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो हमको सेल कांस्टेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो ऑलरेडी हमको अपने को फॉर्मूला याद कराया था, जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, C×G, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है। ठीक, जहाँ कंडक्टेंस को हम 1 रेडियस 1 रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ओके,
कंडक्टेंस को 1 बाई रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। के बराबर क्या होता है, जी बाई आर होता है, ठीक। के बराबर क्या होता है, जी बाई आर, यानी सेल कांस्टेंट बाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक। जी बराबर हमसे पूछा क्या, सेल कांस्टेंट बारे पूछा है, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू आर हो जाएगा, ठीक। जी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू आर, बस वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। के की वैल्यू कितना है, 0.012 इंटू 55 है, ठीक। आर की वैल्यू कितना है, 55 ओम है, ठीक। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू कितना आएगी, 0.66 ओम, मतलब वही आएगी सेल कांस्टेंट, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, ओके। 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स, आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ओके। स्टॉप करके आप एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेशन को, तो ये आगे बढ़िए। अब देखिए बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टेंस ऑलरेडी आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेटेलिक कंडक्टेंस मतलब ये वायर है, वायर में क्या है, करंट फ्लो है, ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट या चार्ज कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, ठीक। करंट कैसे हमको मिलता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं जो यहाँ पे हमको पोटेंशियल कैसे मिलता है, आयंस के फ्लो के होने के कारण मिलता है। यहाँ पे हमको कैसे मिलता है पोटेंशियल, आयन के फ्लो होने के कारण मिलता है, ठीक। बात करते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता था। तो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था, ठीक। इससे क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। ऑलरेडी मैंने आपको ग्राफ भी इसके में है, बहुत सारे रिलेशन है, ग्राफ भी है, ठीक। ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा है ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक, जिससे क्या कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे याद कर लीजिए मेटेलिक कंडक्टर के लिए कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस सोल्यूशन में डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कंडक्टेंस बढ़ता है, जबकि मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस घटता है, ओके। अब कुछ फैक्टर पढ़ लेते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले नंबर ऑफ आयंस, तो जितना नंबर ऑफ फ्री आयंस जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, तो जितना ज़्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जैसे HCl है, NaCl है, यानी जिसका 100% डिसोसिएशन होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका डिसोसिएशन 100% होता है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, ओके। इसी भी एक क्वेश्चन भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अगला क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस घटेगा, सिंपल से याद कर लीजिए, कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू घटेगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस घटेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू घटेगी। जब उसमें डाइल्यूशन में उसमें पानी मिला देंगे तो उसमें फ्री ऑफ आयन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फ्री ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, इससे क्या होगा, कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओके। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री आयन ज़्यादा तो उसी का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से कंडक्टेंस, ओके। कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से। अगला क्या है, कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस घटेगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ओके। तो आप पानी मिलाओगे तो ज़्यादा आयन फ्री ऑफ आयन बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ओके। जब आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन उसको बढ़ा दोगे, ठीक, तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस घटेगा, ओके। ये नीट 2015 क्वेश्चन है, क्या है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए ये सब जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी वीक है, एसिटिक एसिड है, ये भी वीक है, फ्रक्टोज भी, और NH3 भी क्या है, वीक है, ओके। जो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसलिए इसका सबसे अधिक होगा, ओके, क्योंकि इसका 100% डिसोसिएशन होगा, इसलिए इसका कंडक्टेंस सबसे अधिक होगा, अभी मैंने बताया आपको, ओके। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। ये क्या होता है, के 1000/m होता है, ठीक। तो के 1000/m होता है, जहाँ के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, के को आप जानते हैं, के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है, ठीक। जहाँ एम क्या है, मोलरिटी है, ठीक, मोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके। तो आपको मोलर के फॉर्म में लिखना है, मोलर के फॉर्म में, तो डेल्टा एम क्या होता है, के 1000/m होता है, के क्या कंडक्टिविटी है, और एम क्या है, मोलरिटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक। यदि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर्म में लिखना है, ठीक, तो के इसको लैम्डा ई से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई क्या होता है, के 1000/n, जहाँ के क्या है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, एंड क्या नॉर्मलिटीज़ है, नॉर्मलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल्टा ई में, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है एन फैक्टर, मतलब एन फैक्टर इसमें ज़्यादा होता है, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कहता है, एन फैक्टर इंटू डेल्टा मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। देखिए अभी आपने फॉर्मूला में देखा कि जो डेल्टा एम है, जो डेल्टा एम या डेल्टा ई है, क्या है, उसका कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। मैंने पहले भी आपको बोल दिया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है या कंडक्टिविटी क्या होता है, कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ओके, ठीक। अब बात करते हैं, यदि डायल्यूशन आप डायल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पे देखे थे, ठीक, दोनों में, ओके। देखिए नीट 2016 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल डेसीमीटर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 × 10⁻³ सेमी सेंटीमीटर, सॉरी इसको सीमेन बोलते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन इज। तो हमें क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, हमसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, जब क्या बोला उसका सॉल्यूशन का हमको कंसंट्रेशन दे दिया 0.5 मोल बाई वॉल्यूम दे दिया, ठीक। उसका कंसंट्रेशन दे दिया सॉल्यूशन का, ठीक। किसका, कौन सा सॉल्यूशन है, AgNO3 है सॉल्यूशन, ठीक। हमसे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी यानी के की वैल्यू भी दे दिया, कितना है 5.76 × 10⁻³ के की वैल्यू भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमको क्या पूछा, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, ठीक। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, के 1000/m होता है, ठीक। तो के की वैल्यू कितना है 5.76 × 10⁻³ है इंटू 1000/m, मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.5 है, ठीक। अब इसको काटोगे तो लगभग 11 बार में जाएगा। ये देखिए 10⁻³ 1000 से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपका डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.52 आ जाएगी। आंसर कौन सा होगा, बी, ओके, ईजी है। तो देखिए अभी हमने आपको बोला कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो इसीलिए हम इसमें दोनों सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए बात करते हैं, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, 100% डिसोसिएशन होता है उसका, ठीक। 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए क्या होता है कि एनसीईआरटी बोलता है कि स्लोली डिक्रीज विथ, ये एप्लीकेशन ने दिया है एनसीईआरटी में, बस एनसीईआरटी सीधे से बोलता है स्लोली डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, आप यहाँ से जानते हो क्या होता है, डिक्रीज होता है, पर बहुत कम डिक्रीज होता है, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक। तो बहुत स्लोली डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो इन कंसंट्रेशन को जैसे जैसे इंक्रीज करते हो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जैसे कि आप इक्वेशन से भी देख सकते हो, ठीक। तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है, एम नॉट, जहाँ एम नॉट क्या है, डेल्टा एम नॉट क्या है, जब इनिशियली कितना था, डेल्टा एम नॉट मतलब इनिशियली कितना था, बाद में क्या हुआ, उसमें डेल्टा A√C, एक है कांस्टेंट है कुछ, ठीक, √C के फॉर्म में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। तो आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, आपको मेन यही याद करना है कि डिक्रीज होगा, ठीक, और बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होगा, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक। ऐसे को डायल्यूशन के टाइम में बोलता है, डायल्यूशन के टाइम में बोलता है बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखिए वीक के लिए क्या होता है, बहुत फास्ट होता है वीक के लिए, ठीक। अब बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो बहुत तेज मतलब कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो बहुत तेज डिक्रीज होगा, ठीक। तो डिक्रीज इज वेरी फास्ट, डिक्रीज बहुत फास्ट होगा विथ वीक के लिए, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका डिसोसिएशन अभी हो रहा होता है, इसीलिए क्या होता है बहुत तेज घटने लगता है, ठीक। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, डिक्रीज वेरी फास्ट विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, तो बहुत तेज इसका घटता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसका बहुत धीरे धीरे घटता है, ओके। तो आप जानते हैं वीक वाला जैसे है उसका डिसोसिएशन पूरा नहीं होता इसीलिए, ठीक, उसका अभी हो रहा होता है डिसोसिएशन, इसीलिए आपको एनसीईआरटी हमेशा डायल्यूशन के टाइम में बताता है कि डायल्यूशन जो करने पे मतलब कि बहुत तेज इंक्रीज होता है, इसमें पानी डालने पे बहुत तेज इंक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्योंकि डायल्यूशन के फॉर्म में बोलता है। इसी डायल्यूशन के फॉर्म में ही कोरॉल्स ने लॉ दिया है, ठीक, कोरॉल्स ने लॉ दिया, कोरॉल्स ने बहुत बढ़िया लॉ दिया कि इन्होंने क्या बोला कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये देखिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक, कोई वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, बहुत ही ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया, हमने उसको बहुत ही डाइल्यूट कर दिया। हमने अभी बोला डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सॉरी मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा, ओके। तो डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा, क्योंकि क्या है वीक वाला है, ठीक, तो बहुत तेज बढ़ेगा। तो इन्होंने बोला इन्फिनाइट टाइम इसको डाइल्यूट किया, बहुत इन्फिनाइट, मतलब पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, बहुत इन्फिनाइट हमने डाइल्यूट कर दिया। तो यही बोलता है कि जब हमने इन्फिनाइट टाइम में जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो जिसके जो बहुत सिंपल संख्या बस यही है कि जो इस सॉल्यूशन का होगा मतलब मोलर कंडक्टिविटी, तो उनका सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी होगा उनके आयंस की कंडक्टिविटी के इक्वल होगा, ठीक। तो उनके जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी के इक्वल होगा, ओके। मतलब उनके मोलर कंडक्टिविटी जो उनका सॉल्यूशन का होगा क्या होगा, उनके पॉजिटिव आयन जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो, ठीक, इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए है, ओके।
तो उसका जो सॉल्यूशन है उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी का, सॉरी बोलते बोलते गला बैठ गया, तो जो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी होगा क्या होगा, उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का मोलर कंडक्टिविटी के ऐड के इक्वल होगा, ऐड के। ओके, तो ये एनसीईआरटी बोलता है, क्या बोलता है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। इन्होंने यही बोला, कोरॉल्स ने अपना लॉ दिया कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एंड केटायन। ठीक, तो भाई एनायन एंड केटायन के कंडक्टिविटी का सम होता है, जो सॉल्यूशन का जो होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, उनके सम होता है किसका, एनायन और केटायन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। ओके, अब देखिए जो कोरॉल्स ने बताया इससे हमको फायदा क्या हुआ, तो इनका जो एप्लीकेशन यही है, इंपॉर्टेंट है, इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हैं क्या होता है, मतलब किस डिग्री से वो डिसोसिएट हो रहा है, यही बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑलरेडी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले में पढ़ा होगा। ठीक, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, हमेशा स्क्वायर कर लीजिए डेल्टा एम बाई डेल्टा एम इन्फिनेटिव। ठीक, जहाँ डेल्टा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक, तो जिस कंसंट्रेशन को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अपॉन हमको इन्फिनाइट पे, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ओके, बहुत सिंपल सा, जो अल्फा आएगा आपको क्या करना है, जो आप इन्फिनाइट पे यहाँ पे निकालोगे, ठीक, और अपॉन मतलब कि सॉरी जो पहले आपको निकालना है, जिस पे आप जिस कंसंट्रेशन पे आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे निकालना है वो अपॉन इन्फिनाइट पे आपने जो निकाला, ठीक, इन्फिनाइट पे जो होगा। ठीक, तो भाई डेल्टा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन कंसंट्रेशन है, और डेल्टा एम इन्फिनेटिव क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन या इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी उसको बोल सकते हैं। ठीक, ये कंसंट्रेशन जब जीरो तो क्या हुआ, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया उस टाइम। ओके, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ये है इन्फिनिटी वाला, और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ओके, तो यही है अल्फा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। अब बात करते, तो जब आपको अल्फा मिल जाएगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अल्फा से आप क्या निकाल सकते हैं, रुकिए ना, अल्फा आपको मिल जाएगा तो आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको सिंपल से याद हो जाएगा, आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। तो के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ओके, तो डिसोसिएशन के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक, जहाँ पे यदि आपको मैक्सिमम टर्म में आपको क्या करना होगा, इसको अल्फा को नीचे अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, ऑलरेडी बहुत कम आती है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा सिंपल से फॉर्म बनता है कि जो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, सी अल्फा का स्क्वायर आएगा। ठीक, सी अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी आपने केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम ये वाला भी पढ़ा होगा, अल्फा का क्या होता है कि ए बाई सी भी होता है। ठीक, तो यही चीज़ है। ठीक, तो जब क्या ये बहुत कम होता है, ऑलरेडी इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो हमेशा आपको इसी फॉर्म में याद करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आपसे जब भी कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा तो आप ये कर दीजिए, सी अल्फा स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ सी क्या कंसंट्रेशन है उसका, और अल्फा क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद करना है, पहला इंपॉर्टेंट। ओके, स्टॉप करके याद कीजिए पहले। देखिए नीट 2012 क्वेश्चन है, क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द NH4OH इज इक्वल टू, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, लिमिटिंग यानी इन्फिनाइट पे पूछ रहा है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, NH4OH की क्या होगी कंडक्टिविटी, वही पूछ रहा है। देखिए हमको किस किस टर्म में दिया है, NH4Cl दिया है, NaCl दिया है, NaOH दिया है, इस टर्म में दिया है। तो ये कैसे बनेगा NH4OH कैसे बनेगा, NH4Cl में से NH4Cl प्लस NaOH हम कर देंगे, और इसमें से हम NaCl को घटा सकते हैं। देखिए तो हमको NH4OH मिल जाएगा ना, देख NH4OH पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, NH4Cl हमको ये तीन दिए हैं, तो NH4Cl हम ले सकते हैं। ठीक, NH4Cl में क्या हमको OH लेना है, इसलिए क्या कर देंगे, NaOH को ऐड कर देंगे। ठीक, NaOH को ऐड कर देंगे, ठीक, उसमें माइनस क्या कर देंगे, NaCl कर देंगे, माइनस यहाँ से Na भी हट जाएगा, यहाँ Cl भी हट जाएगा, तो माइनस NaCl कर देंगे का मोलर कंडक्टेंस। ओके, तो हमसे पूछा किसका, NH4OH का पूछा है, तो इसको निकालने के लिए हम बस ये रख देंगे। तो NH4OH के लिए क्या कर देंगे, ये दोनों का ऐड करेंगे, NH4Cl का ऐड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का, और NaOH की कंडक्टिविटी का ऐड करेंगे, और इसको घटा देंगे, माइनस NaCl की कंडक्टिविटी को घटा देंगे। तो ये हम करते हैं। ठीक, ऑलरेडी आपने क्रॉस लॉ में पढ़ा है। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा, डी। ओके, देखिए फालतू क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, आपके नीट में भी 3 बार आ चुके हैं। ठीक, क्या है, मोलर कंडक्टिविटीज डेल्टा एम ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड CH3 CONA इतना दिया है। ठीक, 126.4 दिया है, 425.9 दिया है, एंड 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स दिया है। ओके, रिस्पेक्टिवली सभी का दिया है हमको, NaCl HCl और CH3 NaOH का दिया है। ठीक, CH3 CONA का दिया है सभी का। ठीक, और हमको पूछा किसका,
डेल्टा मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 सीरियल OH विल बी। तो यानी कि एसिटिक एसिड का क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक, तो एसिटिक एसिड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो CH3 सीरियल Na है इसको ऐड करेंगे, HCl को ऐड करेंगे क्योंकि H भी चाहिए इसमें, तो CH3 सीरियल Na को लेंगे, HCl को भी ऐड करेंगे इसमें से, लेकिन NaCl को घटा देंगे, NaCl को। ओके, यही करेंगे, बस तक की वैल्यू दी आपको रखिए। तो CH3 सीरियल Na को यहाँ पे क्या हो जाए 91 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 91 है, इसकी वैल्यू कितना है, HCl की वैल्यू कितनी है, कितना है 425.9 है, माइनस ये कितना है NaCl की वैल्यू कितना है 126.4 है। ओके, तो इसको घटाएंगे तो आपकी वैल्यू ये है कि 390.5 सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स आएगी। ओके, मैं बोलते बोलते गला दर्द करने लगा, इतना लंबा ये लेक्चर हो गया है। ओके, देखिए 2010 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज Al2SO4 का ट्वाइस। तो इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। गिवन दैट जो है डेल्टा, जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 का दिया है और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट का दिया है। ठीक, आर द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिवली आयंस। ठीक, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इसका क्या होगा, हमसे यही पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसका क्या होगा। ओके, देखिए बहुत अच्छा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है। ठीक, तो आपको यदि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देगा तो उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यदि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है तो इसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि मोलर कंडक्टिविटी दे देता तो इसमें इसके n फैक्टर से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक, हमसे यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है इसलिए n फैक्टर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमसे क्या है, नहीं देखिए अब इस Al2SO4 ट्राइस का लिखना है, तो सीधे बस इन दोनों को, अभी क्रॉस ने बोला क्या था, क्योंकि केटायन एनायन के जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम होता है। ठीक, जो सॉल्यूशन का होता है। ठीक, तो क्या होगा, इनका केटायन प्लस एनायन का हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी पूछ देता तो यहाँ पे इसको इसके n फैक्टर से भी मल्टीप्लाई हमको करके लिखना होता था, ऐसे ये होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिए। अभी एक क्वेश्चन और आते हैं, 2019 का है, ये उड़ीसा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, उड़ीसा में क्वेश्चन हार्ड आया था। तो क्या है कि फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन, तो यहाँ देखिए मोलर कंडक्टिविटी बोल दिया, लिमिटिंग पे, लिमिटिंग मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हमको मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो क्या है मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। ठीक, जहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, जहाँ पे H2SO4 का x बोला है। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी K2SO4 का दिया है y, और CH3 सीरियल OK का बोला है z, और डेल्टा एम ऑफ CH3 सीरियल OH विल बी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, ये इनसे पूछा है। CH3 सीरियल OH का क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, इसलिए n फैक्टर से भी मल्टीप्लाई हम करते चलेंगे। ओके, ठीक, तब देखिए, तो रियल में हमको बनाना क्या है, CH3 सीरियल OH बनाना है। ठीक, ये बनाना है, ये कैसे बनेगा, हमको पहले ये वाला लेना होगा। ठीक, ये ले लेंगे, CH3 COK को हम ले लेंगे, फिर इसमें हमको H भी चाहिए, इसलिए हम क्या ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे। ओके, लेकिन हमको H कितना चाहिए, केवल एक चाहिए, इसलिए इसका आधा कंसनट्रेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 H2 है, इसलिए आधा कंसनट्रेशन लेंगे इसका H2SO4 का। तो क्या हो जाएगा 1/2 H2SO4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको हाइड्रोजन क्या चाहिए, एक ही चाहिए, इसलिए क्या लेंगे, हाफ H2SO4 लेंगे। ऐसे हम घटाएंगे क्या, देखिए हमको हमारे पास एक ही K है, तो एक ही K को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे K2SO4 यहाँ 2 K है, इसलिए क्या करेंगे, इसका भी कंसनट्रेशन हाफ लेंगे। तो माइनस क्या घटाएंगे, K2SO4 घटाएंगे, और इसका कंसनट्रेशन भी क्या लेंगे, हाफ घटाएंगे, क्योंकि K की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, तो इसको भी कितना घटाएंगे, हाफ ही घटाएंगे, क्योंकि K की वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ से ये क्या होगा, एक मतलब हम 1/2 K2SO4 हो जाएगा, यहाँ भी एक SO4 था। ठीक, यहाँ पे पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, बस वैल्यू रखी जल्दी। देखिए जो CH3 COK की वैल्यू है Z बोला है। ठीक, यहाँ पे इसका देखिए मोलर कंडक्टिविटी है, इसे n फैक्टर से भी मल्टीप्लाई आपको करना होगा, n फैक्टर इंटू, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू n फैक्टर होता है। ठीक, मैंने आपको पहले ही उस टाइम बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो n फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा, इसका n फैक्टर कितना है 1/2, यानी x/2 हो जाएगा इसके लिए, माइनस y/2 इसका हो जाएगा, इसका भी n फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा सभी का। यहाँ पे ऑलरेडी इसका n फैक्टर 1 है। ओके, तो डेल्टा एम सीरियल OH क्या हो जाएगा z, इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y/2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा यही है। ठीक, ऑप्शन में देना भूल गया इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर। ओके, ये नीट 2013 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कितना 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स दिया है। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज मोलर कंडक्टेंस इज 238 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स मोल इनवर्स दिया है। ठीक, तो देखिए हमको 0.1 मोलर
0.1 इक्वल्स मतलब वो कंसनट्रेशन में हमको कितना दे दिया है, जो मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी है इसकी वैल्यू कितना दी है 9.54 दे दिया है। ठीक, कितने पे 1 कंसनट्रेशन मतलब हमको गिवन कंसनट्रेशन में हमको दे दिया 9.54 दिया है, जबकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी हमको दे दिया कितना 238 दे दिया है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी। तो दोनों हमको दे दिया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे भी मिल गया हमको, कहाँ गिवन कंसनट्रेशन पे भी मिल गया हमको। तो हमसे क्या पूछा है, द डिग्री या आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे पूछा है क्या होगा, तो भाई अल्फा वाला क्या होता है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा इन्फिनिटी। ठीक, तो इन्फिनिट डेल्टा एम मतलब गिवन टेम्परेचर कितना है, सॉरी गिवन कंसनट्रेशन कितना है 9.54 है। ठीक, और इन्फिनिटी कितना है 238 है मोलर कंसनट्रेशन। ठीक, अब दोनों का डिवाइड यहाँ पे करोगे तो लगभग इसको हम 10 मान लेते हैं, तो 10 से डिवाइड करोगे मतलब लगभग 25 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.04 आ जाएगा आंसर लगभग। ठीक, अब लगभग में आएगा मतलब, तो अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगी 4.008% आएगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर आएगा बी। ओके, नीड 2009 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ m/2 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.8 मोम मतलब ओम इनवर्स को बोलता है मोम सेंटीमीटर। ओके, एक्चुअली फॉर्मूला किसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का है, ये क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल इनवर्स होता है ना, तो बस इसी का, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ये भी आपका यूनिट होता है। ठीक, मोम सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। ठीक, तो कितना दिया 0.8 दिया है। ठीक, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज कितना है 400 मोम सेंटीमीटर। तो इन्फिनाइट पे भी हमको दे दिया है, गिवन कंसनट्रेशन पे दे दिया है कितना, गिवन कंसनट्रेशन m/32 है, इस पे हमको दे दिया है कितना 8 दिया है, और इन्फिनाइट पे कितना दिया है 400 दिया है। ठीक, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द दिस एसिड इज, हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है यहाँ पे। देख कांस्टेंट पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू पूछा है। ओके, तो सबसे पहले हम अल्फा निकाले थे, तो अल्फा का क्या होता है डेल्टा एम बाई डेल्टा इन्फिनेटिव। ठीक, डेल्टा एम कितना है पे कितना था गिवन कंसनट्रेशन कितना है 8 है। ठीक, और इन्फिनाइट पे कितना है 400 है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, इनका अब बोलेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये जाएगा लगभग 2 बार में। ठीक, बाई 2 ये 100 है, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा वैल्यू कितना है 2 × 10⁻2 हो जाएगी। ठीक, पर हमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू पूछा है, के की वैल्यू पूछा है, तो के वाला क्या था सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 प्लस अल्फा होता है। ठीक, सॉरी 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक, इसको हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं अल्फा को, क्योंकि बहुत कम है वैल्यू। ठीक, तो हमारे इसी से यहाँ पे हो जाएगा के बराबर क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक, तो बस हम अपना यहाँ वैल्यू रखिए, के बराबर सी की वैल्यू कितना है, सी की कंसनट्रेशन देखिए हमें दे दिया है 1/32 दी है। ठीक, तो कंसनट्रेशन कितना है 1/32 है। ठीक, कंसनट्रेशन, और अल्फा वैल्यू कितना है 2 × 10⁻2 2 × 10⁻2 स्क्वायर है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻2 2 × 10⁻2 इंटू 1/32। ओके, अब यहाँ से ये कर जाए 4 यानी हो गया 1/8। ठीक, 1/8 इंटू 10⁻, ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 10⁻4। अब इसको यहाँ से एक 10 ले सकते हैं, 10⁻5 लिख सकते हैं इसको। ठीक, 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आर के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻5 आ जाएगी। ओके, इसको स्टॉप करके आप कीजिएगा, आंसर क्या आएगा डी। अब बात करते हैं फैराडे लॉ। तो फैराडे का क्या लॉ है कि देखिए जो है इन्होंने बताया था कि जो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे एनोड और कैथोड होते हैं। कैथोड पे क्या होता है कुछ आके इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं कैथोड आके इकट्ठा होते हैं। ठीक, तो कितना मास इकट्ठा हो यही इन्होंने बताया कि जितना इस पर चार्ज हम जितना देंगे उतना ही डिपॉजिट होगा मास, तो जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा इस पर। ओके, इन्होंने पहला इनका लॉ यही है, अब जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा, बहुत अच्छा लॉ है। ठीक, इन्होंने बोला डब्ल्यू प्रपोर्शनल होगा उसका चार्ज के। ठीक, डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ मॉलिक्यूल, कितना वेट इस पर इकट्ठा हो रहा है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल उसके चार्ज के प्रपोर्शनल होगा। ठीक, डब्ल्यू को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जब प्रपोर्शनल हटाओगे तब क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। ठीक, प्रपोर्शनल टाइप जेड आएगा, और चार्ज हम क्यू आई इंटू टी भी लिख सकते हैं। चार्ज क्या होता है मतलब कि करंट इंटू टाइम इंटरवल होता है। ठीक, देखिए आप जेड को कन्वर्ट करोगे तो जो डब्ल्यू आएगा वो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है। ठीक, तो जेड बराबर क्या होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है। ठीक, डब्ल्यू बराबर जेड बराबर। ओके, ठीक, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू आप जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है एटॉमिक वेट। इक्विवेलेंट वेट मैं यहाँ पे लिख दूँ, सॉरी यहाँ पे लिखा ही है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर होता है। ठीक, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। तो सिंपल से याद कर लीजिए, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 हो जाएगा। ओके, और इक्विवेलेंट वेट आपको जानते हैं क्या होता है एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर होता है। आप चाहें तो इससे ये वाले क्वेश्चन ये वाले से आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं एक और अच्छा सा इससे सॉल्व करता हूँ, फिर सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक, यहाँ जो चार्ज होता है चार्ज, इसको आई टी भी हम लिख सकते हैं, चार्ज को क्यू बड़ा आई टी होता है। चार्ज जो होता है क्या होता है एन फैक्टर इंटू मोल, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 होता है। ठीक, मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 होता है। तो हम इसको यही फॉर्म हमेशा याद करते हैं, इससे ही मेरा सभी क्वेश्चन होता है। तो चार्ज बड़ा क्या होता है एन फैक्टर मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 होता है। ठीक,
अब हम जानते हैं कि 965 डॉलर जी को 1 फैरेड भी बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चार्ज होगा क्या होगा, एन मोल इंटू एन फैक्टर, आपका जो आंसर आएगा वो फैराडे में आएगा। ठीक, तो चार्ज क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर किस में आएगा, फैराडे में आएगा। ओके, आंसर आपका। ठीक, तो अब इससे भी क्वेश्चन कीजिए, चार्ज बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मोल इंटू 965 डॉलर जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी क्वेश्चन करता हूँ। आपके देखिए नीट 2020 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ फैराडे, तो कितना इसमें फैराडे पूछा है, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ठीक, हमें पूछा कोई सॉल्यूशन में जो 25 ग्राम जो 20 ग्राम मतलब कि कैल्शियम क्या हो रहा है, जो CaCl2 वाला सॉल्यूशन है उसमें 20 ग्राम क्या कैल्शियम इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे ए नोट पे। ओके, सॉरी कैल्शियम मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैथोड पे जाएगा। ठीक, तो जो CaCl2 में से जो 20 ग्राम जो है कैल्शियम क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है 20 ग्राम कैल्शियम इसमें मोल्टन सॉल्यूशन में से। ठीक, तो कितना हमको फैराडे चार्ज देना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे हमको कैल्शियम वैल्यू दे दिया है, मतलब एटॉमिक वेट बोला है कितना 40 होता है, आप जानते भी होंगे 14 ग्राम बाई मोल होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्यूब एन फैक्टर मोल इंटू 965 डॉलर जीरो। ठीक, पर हमको फैराडे में ही पूछा है आंसर, तो हमको 965 डॉलर जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए जो चार्ज वाला एन फैक्टर वैल्यू क्या होगी, CaCl2 है। ठीक, यहाँ दो मतलब कि +2 आयन में है। ठीक, कैल्शियम मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसलिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं मोल, मोल हम कैसे लिखेंगे, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो वेट कितना है 20 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना है 40, तो 20/40 इंटू फैराडे, फैराडे में पूछा है। तो ये देखिए हो गया, ये भी 40, ये भी 40, यानी हो गया हमारा 1 फैरेड। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1 फैरेड। ओके, आंसर क्या हो गया ये, तो अच्छा क्वेश्चन, नीट का ही क्वेश्चन, आपके NCERT का भी क्वेश्चन है यही। ओके, नीट 2016 क्वेश्चन है, क्या है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूज इन अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज। ठीक, हमसे क्या बोला, कोई सोडियम क्लोराइड का कोई मोल्टन सॉल्यूशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक, जिसमें क्या हो रहा है 0.1 मोल क्लोरीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है 0.1 मोल क्लोरीन गैस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और कितना हमने करंट दिया, 3 एम्पियर करंट दिया। तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि हमें 3 एम्पियर 0.1 मोल क्लोरीन हमें मिल जाए, कितने टाइम में। ओके, तब उसमें हम करंट कितना दे रहे हैं, 3 एम्पियर करंट दे रहे हैं। ठीक, तो कितने टाइम हमको इतना मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होगा उस पर 0.1 मोल। ठीक, तो क्यूब क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मोल इंटू 965 डॉलर जीरो। हम इसी क्वेश्चन अपना लगाते हैं, आप चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम की वैल्यू पूछा है। ओके, तो चलिए पहले चार्ज ही निकाल लेते हैं, चार्ज। तो एन फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, यानी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, एन फैक्टर हो जाएगा 1, मोल की वैल्यू कितना जी है, 0.1 है। ठीक, मोल ही दे दिया, ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं तो आप चाहें तो उसमें रखेंगे, तो उसमें आपको एटॉमिक वेट से पहले मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना होगा उसके क्लोरीन गैस के। ओके, तो आप इसी से क्वेश्चन कीजिए, सभी क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। ठीक, तो ये मोल कितना 0.1 है, और फैराडे की वैल्यू कितना है 965 डॉलर जीरो है। ठीक, यहाँ से एक जीरो खत्म ही हो जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा 965 जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे टाइम पूछा है, तो क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, करंट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टी बराबर क्या हो जाएगा 965 डॉलर जीरो बाई 3 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो आपका आएगा 6433 आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो 6433 आएगा, आप काट के देख लीजिए अभी। ठीक, पर हमें आंसर किस में है, मिनट में है, इसलिए हमको 60 से और डिवाइड करना होगा, क्योंकि आंसर मिनट में हमें ये किस में है, सेकंड में है, तो हमको 60 से और डिवाइड कर देंगे इसमें। तो 60 डिवाइड करेंगे तो 110 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा B। ओके, तो 2016 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉप करके कीजिए। अब आइए बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो देखिए जो क्या होता है कि जब क्या होता है, दो सेल को हम जोड़ देते हैं, दो सेल या कई सारे सेल को हम जब जोड़ते हैं तो सेल आर कंबाइंड विद सीरीज। तो ये बोलते हैं जब सेल को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं सीरीज में, तो उनका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक, वही बोलते हैं इन्होंने, जब दो सेल को आप जोड़ते हैं तो उनका ग्राम इक्विवेलेंट आपस में सेम होता है। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ टू हाफ सेल आर इक्वल, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 हाफ सेल का इक्वल आएगा। ओके, तो W1 बाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, W अपन इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक, W1 अपन इक्विवेलेंट वेट 1 हो जाएगा, W2 अपन इक्विवेलेंट वेट 2 हो जाएगा। ठीक, इसको मैसेज लिख सकते हैं, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो आपका ये भी हम जानते हैं, मोल एन फैक्टर इंटू मोल होता है। ठीक, इसको मोल भी बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एन फैक्टर इंटू मोल। तो N1 फैक्टर मोल N1 मोल N1 बराबर N2 मोल N2। ओके, तो इस फॉर्म में ही आप कर सकते हैं, पर इससे क्वेश्चन नहीं आए आपके सेकेंड लॉ से। ओके, अब बात करते हैं बैटरी, हमें बैटरी ऐसे इसको सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ बहुत सिंपल सा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए दो तरह के बैटरी होते हैं, होता है प्राइमरी बैटरी, होता है सेकेंडरी बैटरी या सेल। ठीक, अब बात करते हैं जो प्राइमरी बैटरी होता है, इसको डज नॉट रिचार्ज, हम इसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत से बैटरी जो घड़ी वड़ी में लगते हैं, उसको निकालने में फेंक देते हैं हम। ठीक, डज नॉट रिचार्ज, को रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल होता है, इसको यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, जो सेकेंडरी होता है, ये कहता है
रीयूज एंड रिचार्ज, इसको हम फिर से यूज करते रहते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं, ये कहता है रिवर्सिबल होता है। ठीक, बात करते हैं जो प्राइमरी बैटरी होता है, इसका एग्जांपल ड्राई सेल या लेंसांसल सेल, ड्राई सेल या लेक्लांसल सेल। ठीक, और दूसरा क्या है जिंक अमालगम ड्राई सेल, दो सेल हैं ड्राई सेल, ठीक, दोनों ड्राई रहेगा। ड्राई सेल मतलब लेक्लांसल सेल भी बोलते हैं, जिंक अमालगम ड्राई सेल। ओके, और इसका जो एग्जांपल है लेड बैटरी है, जो आपके घर पे बैटरी इन्वर्टर में जो लगता है वही लेड वाली बैटरी। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करें ड्राई सेल के बारे में, इसको लेक्लांसल सेल भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसका एग्जांपल है प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल, यानी इसको यूज करने के बाद हम फेंक देंगे। ओके, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। ये कैसा बना होता है, देखिए आपने देखा होगा बैटरी में खोखला होता है। ठीक, खोखला, तो जो एनोड जो होता है वो क्या होता है, एनोड किसका होता है, जिंक का कंटेनर होता है। आपको ये याद करना हो, केवल यही याद करना है। तो एनोड किसका, जिंक का कंटेनर है, एनोड किसका, जिंक का कंटेनर है। ठीक, और यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, जिंक जो का, या एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक क्या होगा, मतलब कि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो एनोड किसका है, जिंक का बना है। ठीक, एनोड का जिंक का एक कंटेनर है, उसमें क्या होता है, रॉड आपने देखा होगा, एक रॉड होता है पतला सा। ठीक, तो पतला रॉड किसका होगा, ग्रेफाइट का रॉड होता है। ठीक, इंपॉर्टेंस को याद करते चलिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रेफाइट का रॉड होता है, उसी रॉड में क्या होता है, पेस्ट होता है, MnO2 और कार्बन का पेस्ट होता है। MnO2 और कार्बन का पेस्ट उसमें भरा होता है उसी रॉड में, पतला सा जो रॉड होता है। ठीक, MnO2, अब देखिए हमारे में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, इसमें जो भरे होते हैं इधर इधर किनारे किनारे, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसमें भरा होता है। ठीक, अब बात करते हैं, तो यही इलेक्ट्रोलाइट्स जो अमोनियम है, अमोनियम क्या होगा, MnO2 जो इसमें पेस्ट भरा था कैथोड पे, तो MnO2 और अमोनियम आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, MnO का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, प्लस NH3 इसमें से निकलता रहेगा गैस। ओके, इसी NH3 को ये कौन यूज कर लेगा, ये जिंक यूज करता है, इसलिए आपका सेल कभी फूलता नहीं। ओके, ये वाला सेल। अब बात करते हैं इसका सेल का जो पोटेंशियल कितना आता है, इस सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल हमको मिलता रहता है। ओके, तो ये है आपका ड्राई सेल, लेक्लांसल सेल, इसके स्टॉप करके याद कीजिए पहले। ओके, अगला क्या है, जिंक अमालगम ड्राई सेल, इसको बटन सेल भी कहते हैं, जो आपके घड़ियों में छोटे जो घड़ी में होते हैं ना छोटे बैटरी, वही जिंक अमालगम या ड्राई सेल इसको कहते हैं, बटन सेल भी बोलते हैं। ठीक, ये भी किसका एग्जाम्पल, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है जिंक अमालगम, नाम से जिंक अमालगम। यहाँ भी क्या होगा, जो वहाँ भी देखिए एनोड क्या था, जिंक का था, यहाँ भी क्या है, जो एनोड है जिंक अमालगम का ही है, मतलब जिंक और मरकरी का ही है। ओके, यहाँ भी एनोड किसका है, जिंक और मरकरी का है। यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, जिंक जो होगा Zn2+ में जाएगा। ठीक, बात करते हैं कैथोड, तो कैथोड यहाँ पे क्या होगा, Ag मतलब मरकरी ऑक्साइड का होगा कैथोड, और उसमें भी क्या होगा, ग्रेफाइट रॉड होगा, तो एकदम सेम उसी की तरह है। ठीक, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ भी कैथोड इसका है मतलब कि मरकरी ऑक्साइड प्लस ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, मरकरी जो होता है ऑक्साइड मरकरी में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, KOH भरा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अमोनियम क्लोराइड था। ठीक, और MnO2 था, और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड था उसमें। ठीक, और जबकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स KOH भरा होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ये सब आपके NCERT में, इसीलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि मैं NCERT कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहता। ओके, तो आपका ई सेल जो आएगा इसकी थोड़ी ज़्यादा आती है, 1.35 वोल्ट आती है इसका इनोड सेल। ओके, तो आपको ये सब पॉइंट आपको याद करना है। ओके, अब बात करते हैं लेड सेल। जो लेड सेल होता है ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक, लेड सेल आपकी जो इन्वर्टर में बैटरी में लगता है। ठीक, अब बात करते हैं ये किसका होता है, नाम है लेड, तो ये किसका बना होगा, इसका एनोड लेड का बना होगा। ओके, इसका एनोड किसका बना होगा, लेड का, कैथोड किसका बना होगा, लेड ऑक्साइड का, एनोड लेड का, कैथोड लेड ऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड ज़्यादा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए कैथोड में ऑक्साइड है, ऐसे भी देख सकते हैं, कैथोड थोड़ा बड़ा टर्म है इसलिए क्या हो गया, इसमें ऑक्साइड आ गया, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, इसमें होता है लेड, इसमें क्या होता है, लेड का ऑक्साइड आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, H2SO4 भरा होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, जो आप बैटरी में पानी डालते वही होता है। ठीक, H2SO4, जो इसका EMF आएगा कितना, 2.1 वोल्ट आता है केवल एक के लिए। इसमें ऐसे हम 6 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, इसलिए हमारा जो नेट आता है किसी सेल का वो कितना होता है, 6 वोल्ट होता है। ठीक, तो इसमें से 6 प्लेट हम लगाए होते हैं इसका। ओके, आपके NCERT में इतने बोल्ट दिया है, आपको वोल्ट याद करना भी नहीं है क्योंकि NCERT में नहीं है। ओके, पोटेंशियल आपको नहीं याद करना है। अब हमारा लास्ट है फ्यूल सेल। जो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल कन्वर्ट हीट ऑफ रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्ट। ये क्या कहता है, हीट ऑफ रिएक्शन, उसमें हीट प्रोड्यूस जो होता है उसको क्या किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो फ्यूल सेल है, नाम से फ्यूल मतलब जलाएगा, मतलब जो कंबसन कराएगा, कंबसन जो एनर्जी निकलता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, जो फ्यूल सेल होगा इसमें कैथोड क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक, फ्यूल सेल में कैथोड ऑक्सीजन, एनोड क्या होगा, हाइड्रोजन। ओके, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, फ्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन मतलब कि वाटर बनता है। ओके, फ्यूल सेल में टोटल रिएक्शन क्या होता है, वाटर बनेगा। ओके, सिंपल सा आपको याद इसमें ये रखना है, कैथोड होगा ऑक्सीजन, एनोड होगा हाइड्रोजन। ओके, इसमें जो कंबसन होगा उसमें एनर्जी जो बनेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हे गाइस, तो इधर ही मैं अपना ये लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हालांकि ये लेक्चर बहुत बड़ा है।